Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 लाइव होते हैं यहाँ मैं नादिया खान और साथ में ज़ुहैब हसन और बहुत सारी खबरें बहुत सारी एनर्जी और होती है देखिए ना खुशी और है कपड़ों से नजर आ रहा है खुशी और है फ्राइडे की 2 दिन छुट्टी की जी तो हमारे शो में जी बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ वैसे बुलेटिन्स तो चल ही रहे होते हैं और एशिया वन अगर आप देख रहे हैं तो आहा क्या चैनल है ज़बरदस्त मैं तो आजकल वो बहुत इस चैनल के बाद उसको मैं फॉलो कर रही होती हूँ तो ये बात है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो खबरें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो खबरें हम डिस्कस करते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा ही चल रहा है आई एम वेरी हैप्पी ज़ुहैब कि मतलब रोज़ ही अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं बिल्कुल ऐसे ही है ये है बस वक्त ऐसा आ गया है ना कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें और ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं और वो वक्त आ चुका है इकोनॉमी से मुतालिक ट्रेड से मुतालिक और सारी चीज़ें तो खबरें हमने देनी है अच्छा एक और अच्छी खबर आ गई भाई T20 पाकिस्तान ने हरा दिया पहला T20 वेस्ट इंडीज़ को अभी बिल्कुल अभी हुआ ये काम क्रिकेट अच्छी बात है क्योंकि बाकी जो मैचेस आने वाले हैं उससे पहले जरा कुछ खबरें आए ताकि दुश्मन ज़्यादा जलें डरें और नए बहाने सोचें कि क्या करें कि हम पाकिस्तान के साथ ना खेलें आप समझ रहे हैं तो यूएस में सीरीज हो रही है इसकी हम बात करेंगे आगे चलकर लास्ट सेगमेंट हमारा है कि पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया साइम अयूब चल गए और भाई एक और अच्छी खबर अच्छा वाकई अच्छी खबर है यार मैं बता रही हूं तो ऐसे कह दिया क्या अच्छी खबर मैं तो इतना न्यूज़ सुनती रहती हूँ सारा दिन तो मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान ने ये अचीव किया पाकिस्तान अब ये करने जा रहा है पाकिस्तान में ये हो रहा है तो इट इज़ वंडरफुल माशाल्लाह क्योंकि बहुत सालों से ना ये खबरें मुझे लगता था न्यूज़ लगाओ बुरी खबर तो अब ऐसा नहीं है अच्छा एक और आवाम से जुड़ी खबर जो है अच्छी 7.5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो गई प्राइस कम हो गई पेट्रोल की 7.5 रुपए वो और बात है कि 14-18 रुपए बढ़ाने के बाद 7 रुपए कम कर दिए लेकिन खैर खुशखबरी तो है ना आज मिलियन लोगों आंखों में आंसू आ गए खुशी से 7.5 रुपए कम हो गए लेकिन ये पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए और 77 रुपए बरकरार है हाई स्पीड डीजल कब हुआ ये जब पता चला अभी ये ट्रम्प के आई थिंक सो बयान के बाद कि भाई हम तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल माइंस एंड रिफाइनरीज बनेंगी और कंपनी ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छे और खुशहाली वाले दिन आने वाले हैं हम भी ना ये ऐसे और टैरिफ में भी देखें हमारे ऊपर टैरिफ की भी खबर बड़ी अच्छी है कि 19% हमारे ऊपर टैरिफ लगा है बहुत कम है ये दुनिया में बस हमसे कम 1 2 4 5 6 मुल्क ही है वरना भारत में 25% हमें 19% टैरिफ और हमने पता देखा है कि जो जिनके अंदर तेल की ऐसे रिसोर्सेज होते हैं वो ममालिक बड़े खुशहाल होते हैं भाई हमारे आसपास आप देखें मिडिल ईस्ट में ये तो क्या मुझे लग रहा है यहाँ पे खुशहाली बहुत जल्द आने वाली है मैं तो माशाल्लाह बहुत ही प्राउड हूँ बहुत खुश है अच्छा बताए थे शो पे क्या क्या है पहले तो हमें बात करनी है ATC फैसलाबाद ने फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 150 से ज़्यादा लोग हैं उसमें कारकुनान भी हैं और उसमें लीडर्स भी हैं उन सबको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है 9 मई के वाक़े से मुतालिक वो चल रहा था मामला केस में तो वो सज़ा सुनाई गई उस पर हम बात करेंगे फिर पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया ये भी अच्छी खबर है ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि जब भी हम अपने मेट के डिपार्टमेंट या इधर एनवायरनमेंट वालों से पूछते हैं तो उनके पास कोई डेटा है सच नहीं होता कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है तो ये जो माहौलियात में चेंज आ रहे हैं इसको किसी पे तो ये मेरे ख्याल सैटेलाइट ये काम करेगी ना जी सैटेलाइट बिल्कुल हर सबका माहौलियात क्लाइमेट चेंज अर्बन प्लानिंग सब चीजें अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें इससे हो जाएगा कि पता चल जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग्स दैट इज वेरी हमने इस पर बात करनी है और फिर एक हमारे लिए तो मेरे लिए कभी अच्छी खबर नहीं रही स्कूल गए बच्चों के हमारे लिए तो ये इससे अच्छी मेरे लिए खबरी पे हो नहीं सकती अरे हम बड़े खुश हैं बच्चों को हमने शुरू कर दिया जो 1-1 बजे सो रहे थे अब उनकी क्लॉक को हमने थोड़ा सा पीछे किया है जल्दी सुला रहे हैं जल्दी उठा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बुरी खबर थी ये बच्चों के लिए मुझे पता है ना एक्चुअली क्योंकि वीकेंड आ गया ना कुछ स्कूल्स ने अब ऐसे किया कि 4 या 5 को ही खोल रहे हैं फर्स्ट को एग्जैक्टली आज सारे स्कूल्स ओपन नहीं है सड़कें खाली थी कराची में तो आगे आधे सोते आधे जागते बच्चे जा रहे हैं फिर यूएस डील की हम बात करेंगे डिटेल में पाकिस्तान के फेवर में ये डील है फिर हम पहली ऑरेंज लाइन ट्रेन की ड्राइवर खातून है बन गई मैंने क्या कहा था अच्छी खबरें हैं माशाल्लाह क्या बात है जबरदस्त और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमें बताया जा रहा है कि भाई तेज आपने आगे बढ़ना है तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुलजिमान को सजाएं सुना दी अदालत ने पहले 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया जिसमें 168 मुलजिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई और दीगर को बरी भी किया है अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 67 मुलजिमान में से 7 मुलजिमान को बरी भी किया जबकि
जबकि 60 मुलजिमान को सजाएं भी सुनाई गई हैं। तो इन सजाओं का ताल्लुक वैसे तो अदालती मामला है, और जो उन्होंने जो भी वहाँ पर मौजूद थे लोग 9 मई में जलाओ घिराओ में, उसमें जो इन्वॉल्व थे उनको सजा दी गई। लेकिन इसके साथ इसका सियासी पहलू भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कह रही है कि भाई हमें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। तो ये फैसले चैलेंज हो भी सकते हैं हायर कोर्ट्स में, तो क्या ये हम सब बात करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीफ, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ शिकंजा तंग होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह 5 अगस्त के एहतजाज को नाकाम बनाना है, क्योंकि जब जब हम एहतजाज की कॉल देखते हैं पीटीआई की तरफ से तो वहां से जरा सा सख्ती बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि 5 अगस्त की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए ये फैसले आ रहे हैं। ये फैसले तो वैसे भी आने थे, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 4 महीने के अंदर ये पेंडिंग ट्रायल कंप्लीट किए जाएं। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि जिस तरह से फैसले आ रहे हैं फिर उससे मुख्तलिफ कॉनोटेशंस निकाली जा सकती हैं, मुख्तलिफ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 9 मई एक बहुत बड़ा सानेहा था। फैसले तो आ गए, लेकिन देखना ये है कि क्या ये फैसले कानून और आइन के मुताबिक आए हैं या ये मुतनाज़ा फैसले हैं। बादिन नज़र में तो इन फैसलों के अंदर एक रियासती बरहमी का एलिमेंट बहुत वाज़े है, और जिस तरीके से जिस रेशो से ये सज़ाएँ दी गई हैं, अब तक तो 3 अदालतों से फैसले आए हैं। फैसलाबाद के तकरीबन 3 से 4 केसेस हैं, 3 के आ गए हैं, शायद 1 का और आना है फैसला। तो ये तो सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन इसका ताल्लुक 5 अगस्त से नहीं है। 5 अगस्त की तो वैसे भी तहरीक इंसाफ कोई ख़ास तैयारी नहीं कर पाई थी। सो ये आई थिंक ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स होगी अगर हम ये कहें कि ये इसका ताल्लुक, इन फैसलों का ताल्लुक 5 अगस्त के एहतजाज से था। जी, ज़रा ये भी बताइएगा कि जिनको ये 10-10 साल की सज़ाएं हुई हैं, अगर ये चैलेंज होती हैं हायर कोर्ट्स में, तो क्या ये सज़ाएं ख़त्म भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये सज़ाएं मुकम्मल जिस तरह से दी गई हैं ये मुअत्तल बिल्कुल हो सकती हैं। अगर हाई कोर्ट के अंदर ये अपीलें लग जाती हैं तो ये सज़ाएं मुअत्तल भी हो सकती हैं, और उसके बाद की स्टेज ये होती है कि ये कन्विक्शन सेटिसाइड भी हो सकती है, और माजी में भी हुआ है। ये तो एक कानूनी प्रोसीजर है, लेकिन जब तक ये सज़ाएं मुअत्तल नहीं होती उस वक्त तक ये नाफिजुल अमल फैसला रहेगा। और इसके नतीजे में जो इसकी इम्प्लिकेशन है अगली, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जिन जिन को सज़ा हुई है, जो जो कन्विक्ट हुए हैं, वो आइन के आर्टिकल 63(1)G के तहत अब पार्लियामेंट के मेंबर या सेनेट के मेंबर या सूबाई असेंबली के मेंबर रहने के काबिल नहीं रहे। तो ज़ाहिर बात है वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, और जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर इन्वेरिएबली जो जो नशिस्त होगी वहाँ पर बाई इलेक्शन होगा। अगर सेनेट की नशिस्त है तो उस पर दोबारा इंतखाब होगा। तो फिलहाल तो ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, और बिल्कुल ये फोरम मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहाँ तक रसाई पीटीआई के लिए आसान है? क्या वहाँ ये फैसले, ये अपीलें सुन ली जाएंगी, वक्त पर सुनी जाएंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। अच्छा, हालात इसलिए उठते हैं क्योंकि देखें कुछ लोगों ने उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इन्वॉल्व भी थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सजाएं नहीं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं। तो अभी भी ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, जैसे शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी हैं, उनको भी सजा नहीं मिली है। तो इसके पीछे क्या मतलब लोग ये कहते हैं, आप बताइएगा बेहतर कि क्या कोई डील हो सकती है इसके पीछे? देखिए, मैं नहीं समझता ये ज्यादती होगी अगर हम ये कहें कि कोई डील का एलिमेंट इसके अंदर शामिल है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तारीखी तौर पर तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई उस तरह से तनाज़ा कभी नहीं रहा। और लेकिन इस दफ़ा वो इमरान खान साहब के लिए ही उनके साथ खड़े हुए, और उस वजह से उन्होंने जेल काटी है। 2 साल से वो भी जेल में हैं, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। एक केस में बरी हुए हैं। आज उनके साहबजादे को गुज़िश्ता रोज़ जो बरीयत मिली है, तो कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत एविडेंट हैं। अगर वो जो प्रिंसिपल इशू है यहाँ पर वो ये कि जो 7 मई 2023 की साजिश थी, जिसको कहा गया थी कि साजिश की गई है, उसके तहत ये सब कुछ किया गया, और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के तौर पर उन्हीं गवाहान को पेश किया गया है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी इसलिए किया गया कि वो वहाँ पर उस रोज़ 7 मई 2023 को लाहौर में मौजूद नहीं थे, वो अपनी अहलिया के पास थे। कराची में गालिबन उनका इलाज हो रहा था। तो शायद ज़ैन कुरैशी साहब के लिए भी यही एक एलिमेंट मौजूद है, और ज़ैन कुरैशी साहब को भी इस चीज़ का फ़ायदा दिया गया है। लेकिन हम ये कह देना फौरी तौर पर कि ये डील है या कोई अंडरस्टैंडिंग है, इसके अभी तक तो कोई उस तरह से शवायद हमें नहीं मिले।
منیب، آرمی چیف نے یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو سخت سزائیں ملیں گی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو 9 مئی کے ایک سال بعد، 9 مئی 2023 کے ایک سال بعد جب 7 مئی 2023 کو ایک پریس کانفرنس کی، اس میں 2 باتیں کی گئی تھیں. ایک تو یہ کہ صدقے دل سے معافی مانگیں اور انتشاری سیاست سے توبہ کریں. اور جہاں تک آرمی چیف کا جو موقف تھا وہ تو 9 مئی 2023 کے چند دنوں بعد ہی سامنے آ گیا تھا کہ جس طرح سے ادارے نے اپنے ہی لوگوں کو کٹہرے میں لائے، ان کا احتساب کیا، 3 اسٹار جنرلز تک فارغ کیے، 2 اسٹار بریگیڈیئرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی لمبی ایک لسٹ تھی. فوج نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا اور ان کا بھی احتساب کیا. ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت ایز وی اسپیک کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان کی. تو وہاں تو پھر ایک احتساب کا ایلیمنٹ موجود تھا. اور 9 مئی 2023 کو فوج پاکستان کا 9/11 سمجھتی ہے، اور جس طرح فوج کے ادارے کے اوپر ایک ضرب لگائی گئی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک انٹرنل کو اور ایک ریوولٹ کرانے کی کوشش کی گئی، اس کو فوج بڑے سیریسلی دیتی ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے کہ وہ پرنسپل کمپلیننٹ ہے 9 مئی 2023 کے. لہٰذا اس میں ایلیمنٹ یہ موجود ہے کہ ان تمام لوگوں کو سختی سے سزا دی جائے اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں پہلے دن سے بالکل کلیئر تھی کہ کسی کو اس پورے معاملے میں کوئی معافی نہیں دی جائے گی. جی، اور ابھی جڑا مسئلہ ہے نا کہ اب ان کو ڈی سیٹ بھی کیا جائے گا، ان کی ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے، قومی صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. تو مزید بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سیٹ ممبرز ہونے جا رہے ہیں ان سزاؤں کو لے کر، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس بات میں صداقت بالکل موجود ہے، کیونکہ ابھی تو فیصلے آئے ہیں، ابھی کچھ اور فیصلے لاہور سے آنے ہیں. ان میں جن لوگوں کو سزائیں ہوں گی، اور بدقسمتی سے اگر متنازع فیصلے ہیں یا کچھ پہ سوال ہے، لیکن بہرحال وہ جب تک فیلڈ میں رہیں گے وہ فیصلے تو موجود رہیں گے جب تک وہ معطل نہیں ہو جاتے. تو اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں زیرو ڈاؤن کرنا، تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو نمبر ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور وہ کم ہوگی جب سزائیں کسی کو ملیں گی، کنوکشنز ہوں گی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں یا سینٹ کے ممبران ہوں. تو تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت جو کہ پارلیمان کے اندر موجود رہی ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا. پہلا سیٹ بیک انہیں ملا جب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور جب ریویو منظور ہوا باقی جماعتوں کا، اور یہاں جو صورتحال بنی. اور دوسرا جو سیٹ بیک ہے وہ ان کنوکشنز کے 9 مئی کی کنوکشنز کے نتیجے میں آئے گا. تو بالکل یہ ایلیمنٹ موجود ہے، اور یہ دیر از اے ہائی لائکلیہڈ کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید سزائیں ہوں گی، مزید کنوکشنز ہوں گی، اور جب کنوکشنز ہوں گی تو پھر اس کا نیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. جو الیکشن کمیشن نوٹسز، جو ڈکلریشنز ہیں یا نوٹیفیکیشنز ہیں، ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے وہ ایشو کر دے گا. لہٰذا عددی اکثریت تو تحریک انصاف کی کم ہوتی چلی جائے گی. نہیں، پھر آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان حالات میں جو 5 اگست کو پارٹی ممبرز ہیں اپوزیشن، ان کے ورکر سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے؟ دیکھیے 5 اگست کا احتجاج تو پہلے بھی اس کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو موومنٹ جو اچکزئی صاحب اور دیگر دوستوں نے بنائی تھی، اور تحریک انصاف اس میں شامل تھی، کال تحریک انصاف کی تھی، لیکن تحریک انصاف شاید اس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی. ایشو یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں: یا تحریک انصاف کا ورکر موبلائز ہو اور 5 اگست کو ایک بھرپور ریزسٹنس دکھائے، یا جو زیادہ لائکلیہڈ ہے کیونکہ تنظیمی سطح پر کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑا سرپرائز دے دے، جو کہ فی الحال تو گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا. لاہور کے اندر میں موجود ہوں، اور جن لوگوں سے میرا رابطہ ہے، تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، تو وہاں مجھے کوئی موومنٹ نظر نہیں آتی کہ کوئی اس کے حوالے سے تیاری ہے، کس طرح سے کیا جائے گا. ابھی تک تو لائحہ عمل بھی سامنے نہیں آیا. آج 1 اگست کو بتایا جاتا تھا کہ جی کوئی لائحہ عمل اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے اور سچویشن ایسی بن رہی ہے. بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوگا. کیا تحریک انصاف کے لیے کوئی سرپرائز فیکٹر تحریک انصاف دے گی اور کوئی احتجاج بڑا کر پائے گی؟ وہ جلسے کی بات ضرور کر رہے ہیں کہ لیکن اس کا تعلق تو اس اجازت سے بھی وہ مشروط ہے جو کہ انہوں نے مانگی ہے. وہ ملتی ہے نہیں ملتی، کہاں سے ملتی ہے، ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی فائنل بات نہیں کیا جا رہا. بہت ابھی اس وقت ضروری سوال ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے مسائل تو پہلے بھی تھے، اب بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو ایک
سب سے مضبوط کیس 9 مئی کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ ہے GHQ حملہ کیس. یہ وہ واحد کیس ہے جس کے اندر اب تک عمران خان صاحب کو 9 مئی کا یہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو چالان کیا جا چکا ہے, اور یہ چالان انہیں پچھلے سال دسمبر میں کیا گیا تھا. اس میں شہادتیں ہو رہی ہیں, پروسیکیوشن وٹنسز آ رہے ہیں, تقریباً کو 50-55 کے قریب وٹنسز ہیں. جیسے ہی یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوگا تو GHQ حملہ کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا, اور اس میں بھی جو لائکلی ہوڈ ہے وہ یہ کہ پروسیکیوشن بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو یہاں سے, یعنی یہ جو GHQ حملہ کیس ہے ٹرائل کورٹ میں چل رہا, اس کے اندر ایک بڑی سزا دلوائیں گے. اور اگر بڑی سزا دلوائیں گے, 190 ملین پاؤنڈ میں ان کی ویسے ضمانت نہیں ہو رہی, نہ ہی سزا معطلی ہو رہی ہے, تو پھر تو ان کا جو مستقبل ہے سیاسی طور پر وہ اس وقت تک ذبح حالی کا شکار رہے گا جب تک ان کی کوئی سیٹلمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو جاتی. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کوئی سیٹلمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی. لیکن ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں, اور اب بھی ہم کسی پاسبلٹی کو کنسیڈرنگ آر اون ہسٹری ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جی. اچھا دیکھیں, یہ جو منیب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے احتجاج کا مومنٹم نہیں بنتا ہے. پھر ان کے خلاف جس طریقے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم سبھی دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں اب یہ کیونکہ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں تو پارلیمنٹ سے بھی تقریباً وائپ آؤٹ ہوتی ہی جا رہی ہے, نااہلی ہوگی. تو مزید آپ سمجھتے ہیں کچھ رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, یا پھر کہیں نہ کہیں باؤنس بیک کرنے کا کوئی ان کا موقع ہے؟ دیکھیے, حکومت نے تو کیا, یہ تو ایک وہ تنازع ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان موجود ہے. چیزیں مختلف ہو سکتی تھیں, شاید اس نہج پر نہ بھی آتی, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈائی کاسٹ ہو چکی تھی, اور عمران خان صاحب نے اپنے لیے بہت سے مسائل کو خود انوائٹ بھی کیا, کچھ سیاسی غلط فیصلے لیے جن کی میں سمجھتا ہوں ان کو بھرپائی کرنی پڑی. لیکن جو 9 مئی کا ایک توق ہے جو کہ تحریک انصاف کے گلے میں لٹکا ہوا ہے, اس نے تحریک انصاف کی جان نہیں چھوڑی. تحریک انصاف شاید خود کو انٹیلیجنٹلی ان پورے معاملات سے یا عمران خان صاحب نکال سکتے تھے, شاید سچویشن بہتر ہو سکتی تھی. کچھ سیاسی فیصلے کچھ جگہ پر کنسیڈ کر کے کچھ نہ کچھ سپیس کریٹ کی جا سکتی تھی, لیکن غلط سیاسی فیصلوں اور میں سمجھتا ہوں ایک ہٹ درمی کے نتیجے میں جو کچھ چیزیں کی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے بھی, انہوں نے تحریک انصاف کو اور بالخصوص عمران خان صاحب کو ایک نہایت ہی مشکل سچویشن میں پہنچا دیا, جہاں ہمیں کوئی ٹرن اراؤنڈ نظر نہیں آ رہا, ہمیں حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لہٰذا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور اس کے اندر کوئی تبدیلی ہمیں رونما ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی تھینک یو. بہت شکریہ. تہذیب کا سٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے بات کرنے کا, بڑا سمپل ٹو دا پوائنٹ, اور بہت صفائی سے بولتے ہیں, سمجھ آتی ہے ساری بات. تھینک یو. یہ کہ سیاست میں تو ابھی اس وقت کی بات ہو سکتی ہے, آج تک کی صورتحال یہی ہے, آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور کس کے لیے کیا موقع ملے نہیں پتا کچھ بھی. ہو جائے گا تب پھر لیکن ہم آپ سے ڈسکس ضرور کریں گے, آپ کو بتائیں گے. ابھی ایسا کرتے ہیں بریک کے بعد چلتے ہیں بہت ہی اوپر, آپ کی نظر سے بھی آگے اور کچھ لوگوں کی سوچ سے بھی آگے. پرواز شاہینوں کی طرح پرواز جو اونچی اڑان ہوتی ہے نا وہ ہو رہی ہے ہماری, کیونکہ پاکستان نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ GM اسپاکو ہوں گے, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور کتنا فائدہ مند یہ ہوگا اس کی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. واپس Stay with us, keep watching Rise and Shine. Good morning. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور یہ بنتا ہے کیونکہ جب پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی اچھی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو پھر تو یہ بنتا ہے. بالکل اڑان بھری ہے, وہ اڑان پروگرام بھی ہے ہمارا ایک, آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں یہ ساری چیزیں انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اڑان ویسے ہی ہم نے کل تو ایک زبردست خبر آئی کہ پاکستان نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا. سیٹلائٹ کے لیے اچھا کیا ہے یعنی اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس میں ہائی ڈیفینیشن پورے یعنی 24 گھنٹے, ٹھیک ہے, ارتھ آبزرویشن ہو. بہت مشکل باتیں مجھے نہیں سمجھ یہ میں نے لکھی ہیں ماحولیات کے تحفظ کے لیے بہت فائدہ مند ہو گئی. اچھا جی, اربن پلاننگ جو ہوتی ہے اس کے لیے, کیونکہ ڈیٹا ظاہر ہے آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی کے لیے,
मतलब फिर उसके गूगल बाद पे डिजास्टर मैनेजमेंट हम दोनों के जो है ना फोन ने एक ही पेज खोला है, मेरे पास भी यही हैं सारे फैक्ट्स, लेकिन इंग्लिश में थे। चल मैंने आदत कहा- उसी के दस दो नहीं, यही था भाई, और वाकई ये सैटेलाइट जो है ये करता क्या है, तो ये ये बहुत जरूरी है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बहुत अच्छी आपने बात की, आपको टिक दे रहे हैं हम आपको यहाँ अच्छा जी, चलिए हम फिर अब join कर- एग्रीकल्चर, आपकी क्रॉप हेल्थ कैसे चल रही है आपकी जी, ये जो क्या कहते हैं इसको जी, एग्रीकल्चर agriculture, ज़राअत आपकी क्रॉप्स कैसे चल रही है वगैरह आपकी? कैसे चल रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्टल मैपिंग, इरोजन प्रिवेंशन, वाटर रिसोर्स, ये बताओ क्या है? वाटर रिसोर्स। वो तो अच्छा मतलब खैर हम ये अच्छी जान चीज़ लेते हैं ना, हम दोनों ने तो थोड़ी बहुत रिसर्च बहुत की है, सारे लेकिन काम, हम ये जरा बहुत सारे इसमें काम। डिटेल में बात करेंगे क्या फायदा है इसका, कितनी बड़ी इसको अचीवमेंट समझा जाए। अदील शाहजेब ने हमें ज्वाइन किया है, जीएम स्पाको हैं। अदील साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन पे वक्त दिया हमें, वेलकम करते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग एज वेल यू टू। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अदील अपना साहब, खैरियत से हैं? ऐसे वेंचर्स में अदील साहब ये बड़ा ज़रूरी होता है कि मिशन फेल ना हो, क्योंकि उसमें फिर नुकसान बहुत है, और सक्सेसफुल अगर कोई ऐसा मिशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सही है, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ये बिल्कुल, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उतना उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बीइंग इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हम इस चीज़ को प्रोविजन करते हैं कि कम से कम रिस्क हो, ताकि क्या कहते हैं जो हमारी सालों की मेहनत होती है वो रायगा ना जाए। लेकिन क्या कहते हैं इसमें विदाउट एनी डाउट के रिस्क होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम रखे जाएं। तो कितनी अच्छी बात है, पहले तो इसी पे मुबारकबाद कि माशाल्लाह सक्सेसफुल मिशन। बिल्कुल ऐसे। और बहुत अच्छी बात ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये है क्या। हमने तो खुद कोशिश की है, थोड़ी रिसर्च की है, ये क्या है सेंसिंग सैटेलाइट, होता क्या है? चलो मैं आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं रिमोट सेंसिंग को अलग अलग करूँ, सेंसिंग तो आपको पता है कि आप सेंस करते हैं, जिस तरह क्या कहते देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। रिमोट का मतलब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिमोट जॉब हो रही है कि मतलब आप कहीं और बैठ के कहीं और से भी काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको आम रोज़मर्रा की उसमें बताऊँ, रिमोट कंट्रोल एक होता है जो कि आप रिमोटली टीवी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी अगर डेफिनेशन को मैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरफ लेके जाऊँ कि ज़मीन को का जायज़ा लेने के लिए हम दूर से सैटेलाइट के थ्रू इसका मुशाहिदा करते हैं। सही है। तो रिमोट दूर से सेंस करना, कि उसको देखना, समझना, मतलब उसको क्या कहते हैं ऑब्जर्व करना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब ये होता है कि आप दूर से अर्थ के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ऑब्जर्व कर सकें। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है इसमें, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? फायदा क्या है इसमें? ऑब्जर्वेशन देखें आप, ज़मीन बहुत बड़ी है, अगर हम ज़मीन पे रख के करेंगे तो हमें बहुत चीज़ें हॉराइजन तक चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा व्यू बहुत बड़ा हो जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं, एग्रीकल्चर डोमेन, आपके खेत वगैरह देखे जाते हैं, क्रॉप्स उनकी एस्टिमेशन की जाती है, क्रॉप्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उससे पता चलता है कि क्रॉप डिजीज तो नहीं है, ताकि उसकी टाइमली प्रिवेंशन के लिए हम उसके लिए वो दवाइयाँ उस पर स्प्रे करते हैं। फिर उसकी एस्टिमेशन कि कितना ये यील्ड देगा, मतलब ये कहते हैं आपका गंदम का है, राइस का, उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि इसकी कितनी यील्ड होगी, ताकि हमें फूड सिक्योरिटी भी पता चल सके कि मतलब कमी तो नहीं हो रही। अगर ज़्यादा हो रही तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को टाइमली प्लानिंग का मौका मिल जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके जो कोस्टल इरोजन्स हैं, हमें टाइम, क्योंकि अगर आप ऐसे देखते जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा, दुनिया पर सैटेलाइट के थ्रू आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो खामोश तब्दीलियां कह लें जिसको, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म पे नजर आती हैं, वो आपको मैसर तो होती रहती हैं, ताकि आपको पहले से पता चल जाए, पेशगी आगाह हो जाए कि इस तरह की चीज़ रूनुमा होने जा रही है, तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें। सही। इसके अलावा ही बेजहा एप्लीकेशन है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, लाइक स्मोक है, स्मोक के जहाँ कहाँ से धुएं उठ रहे हैं उसको हम देखते हैं, ताकि वो उस जगह पे गवर्नमेंट या इन्फोर्समेंट एजेंसी जाके उस क्या कहते हैं स्मोकिंग या उस फायरिंग वाली की जगह को कम कर सकें, ताकि एनवायरनमेंट ज़्यादा ख़राब ना हो। सही जी सर, तो इससे पहले हमारा कोई ऐसा सैटेलाइट सिस्टम था ही नहीं जिससे हम ये बातें, ये इन्फॉर्मेशन ले सकें। ये ऐसा है कि जैसे आप अपना कैमरा जो है ना खला में भेज देते हैं, इससे पहले मुझे, वरना अगर ना हो आपके पास तो आप दूसरे लोगों से कहते हैं अभी हमें थोड़ा सा डेटा शेयर कर दो, आपका अपना वो नहीं होता। ये हमारा एक समझे अपना सिस्टम जो है खला में चला गया है सर, इससे पहले नहीं था और कोशिशें हुई। नहीं, इसके वजह से मैं बता सकूं कि हमारे पास अपने इस तरह के अर्थ ऑब्जर्वेशन के सैटेलाइट, ये चौथा सैटेलाइट है, जिसमें पहला सैटेलाइट 2018 में जा चुका है, ठीक है। 2 जा चुके 2018 में, फिर
25 کے اوائل میں ایک ہم نے ارتھ آبزرویشن 1 سیٹلائٹ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ چوتھا سیٹلائٹ ہے, یہ ارتھ آبزرویشن کا ہے. اس کے علاوہ میں اور آپ کو ایڈ کر سکوں کہ ہمارے 2 کمیونیکیشن سیٹلائٹس آلریڈی مدار میں ہیں. ایک 2011 میں لانچ ہو چکا ہے اور ایک 2024 میں لانچ ہو چکا ہے. بھائی اور ابھی آگے اچھا مجھے یہ بتائیں, نہیں ارتھ آبزرویشن تو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں چوتھا ہے یہ, لیکن آبزرو کر کے کرنا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں نا, اگر ہمارے نہیں ہمارے یہاں ماحولیات کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے, پھر ارتھ کویکس آ رہے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہیں, پانی کم ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ڈیٹا ہم نے لے کے کہاں جانا ہے؟ اس ڈیٹا سے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہم نے اٹھا رہے ہیں ہم فائدہ یا نہیں؟ آپ کا کیا کہتے ہیں, اس سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. حکومت کو ہم ٹائملی ڈیٹا دیتے ہیں. اب جس طرح سیلاب آتے ہیں, جو 2010 سے سیلاب کی میں بات کر لوں, تو اس سیلاب کی جب آج میں اس کی پیش کی وارننگ ڈیٹا سے ہم پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح کی بڑھ رہی ہیں. گلیشیئر کو ہم ٹائملی مانیٹر کرتے ہیں. جو گلیشیئر پگھل کے آپ کے لینڈ سلائڈنگ بنتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ کی موجب بنتے ہیں, ہم اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر کوئی کہیں اس طرح کی آفات آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو ٹائملی مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اسسمنٹ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لحاظ سے پھر جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ بھی پھر گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ابھی سارے ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں اس میں وارننگز پہلے آ گئی تھی, پھر اس لیے تھوڑا سا وارننگ پہلے دیکھیں کچھ ڈیزاسٹر ایسے ہوتے ہیں جس کی وارننگ پہلے نہیں ہوتی. ارتھ کویک ہو گیا, سیلاب, بارشیں جس طرح آپ بہت پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ارتھ کویک ہے, لیکن ہم اس کو جہاں کہیں آ جاتا ہے وہاں مطلب تصویروں کے تھرو. اچھا, اور جیسے آبزرو کرتے ہیں ہم تو پکچرز کے تھرو ہی, اوپر سے جب ہم کسی جیسے ییلڈ کو آبزرو کر رہے ہیں ہم کہ بھائی اتنی فصل ہوئی ہے, تو اس کو ہم ایگزیکٹ کیسے پتہ چلے گا کہ اتنے رقبے پر یہ ہے اور اتنی ہماری فرض کریں گندم کی فصل ہوئی ہے اتنی, یہ کیسے پتہ چلتا ہے اس میں؟ دیکھیں سیٹلائٹ جو ہے نا آپ کو ایک بڑے ویو سے چیز دکھاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ پہ انفراسٹرکچر اور سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں, اور اس میں ساتھ ساتھ ہم فضائی اس کی بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں ایگزیکٹ ہمیں پتہ چل سکے. مطلب ہمارے ڈفرینٹ سسٹم کے ساتھ انٹر لنکیجز ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ایکوریٹ انفارمیشن مل سکے. اس کے لیے سافٹ ویئر اور ہمارے ہیومن ریسورس ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ اس کو ہر سال ایسٹیمیٹ کرتی ہے. کیا بات ہے سر, یہ مجھے بتائیں آگے فیوچر میں کیا پاکستان ماشاءاللہ ہم لوگ تو اتنے نئے نئے مائل سٹونز اچیو کر رہے ہیں, اس میں آگے اب کیا ایڈوانسمنٹ ہوگی؟ کوئی اسپیس پہ بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی وزٹ ہو جائے, یا کوئی اور آپ چیز پہ کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ کمیونیکیشن خاص طور پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ اتنے ماشاءاللہ زبردست ہمارے سائنٹسٹ ہیں, تو کیا ایڈوانس کسی اور ماڈل پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ واٹس نیکسٹ؟ انشاءاللہ اس سال میں ایک دو خوشخبریاں اور بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کمیونیکیشن سیٹلائٹ آلریڈی آربٹ میں ہے, جو کہ ہائی تھروپٹ سیٹلائٹ جو کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ اگلے سال انشاءاللہ ہمارے ایک ایسٹروناٹ بھی انشاءاللہ منتظر ہے, وہ اسپیس اسٹیشن پہ جائے گا. ہاں جی. اور ادیل صاحب ویسے ایک اور انٹرسٹنگ سا سوال یہ کہ آپ ذرا تھوڑا ہٹ کے پوچھیں, جی پوچھیں, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہیں اور بھی کوئی مخلوق ہوگی, ون ونڈرز کہ ارتھ پہ ہم ہیں, کبھی ہوا ہے آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرتے کرتے آپ کو کوئی ایسا کلو ملا ہو کہ بھئی کہیں اور بھی ایلینز ہیں, کچھ کسی اور بھی جگہ سیٹل ہیں اور لوگ ہیں, کیونکہ ہے کبھی آپ کو ایسے فیلنگ آئی کوئی ایسا پروف؟ بینگ اے سائنٹسٹ انجینئرنگ, جب تک آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کنکریٹ چیز نہ مل جائے اس ٹائم تک ہم چیز بتا نہیں سکتے. ایکسپلوریشن جاری ہیں, کبھی کوئی اس طرح کی ایلین کی باخبر آئی تو لازمی بات ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں, یا انٹرنیشنلی لوگ اس کو ایکسپلور کریں, تو جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہیں آتی اس ٹائم تک کنکریٹ ایویڈنس, بالکل سائنس چلتی ہے اس پہ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, انٹرنیٹ کے مسائل ہمارے یہاں کمیونیکیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور آپ دیکھیں اس دور میں تو خاص طور پہ انٹرنیٹ سے ہی کام ہو رہا ہے نا. اگر آپ آئی ٹی سیکٹر کو فلرش کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا وہ کیوں نہیں ہو پا رہا پاکستان میں؟ بہت زیادہ کنیکٹیوٹی کے پرابلمز ہیں. پہلے بہتر تھا, ہاں پہلے بہتر تھا, بالکل بہتر تھا. یہ جو فائر وال اور یہ کوئی نیا سسٹم آیا ہے, برباد ہو گیا ہمارا جو انٹرنیٹ اور کنیکشن, نارمل کال نہیں مل رہی. جی بالکل ایسے سگنلز ہی نہیں آ رہے کہیں صحیح, کیا ہوا یہ؟ اس پہ میرا کامنٹ ہوگا کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے کے لیے کوئی اور منسٹریز ہیں, اور ہمارا مین فوکس اسپیس پہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اگر آپ ریسپیکٹیو منسٹریز انفارمیشن دل کی بھی بات پوچھ لیتے ہیں, سوچ رہے ہیں ابھی ہم فون پہ لگے ہوئے تھے نا, تو وہ مسئلہ تھا. آپ کا آئی نو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈومین نہیں ہے, یہ اس کے دل کی بات ہے. نہیں دیکھیں جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں کیونکہ ان کے ساتھ اتنا انٹر لنک نہیں ہوتا, میں اس پہ آپ کو
कमेंट दे नहीं सकता। नहीं बिल्कुल वो सही बेहतर है है कि अदील वो लोग साहब, ज्यादा आप बेहतर माशाल्लाह अदील आपको साहब, काम कर रहे होंगे। बहरहाल बहुत सैटेलाइट आपने- की बहुत मुबारक हो, जी, वेरी बहुत नाइस मुबारक हो, माशाल्लाह, बहुत सबको शुक्रिया आपने टीम वक्त को- दिया हमें। सबको टीम को हमारी तरफ Thank से you. मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, मैं ये जहां तक समझ रहा हूँ एक पार्ट है, यानी ये डेटा कलेक्शन तक का पार्ट है, Yes. ठीक है। अगर आप डेटा कलेक्ट करके उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो बेकार है ना डेटा। अच्छा, डेटा ऑब्सलीट भी हो जाता है कि आपने 1 महीने पहले का जो डेटा था अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब वो तो ऑब्सलीट हो गया। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है ना? अब ये पता नहीं तो है एक पार्ट हमें नहीं, ऐसे आ है तो ना? रहा है, डेटा आ रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डेटा आता है, डेटा आ रहा है, उस डेटा पे आ रहा है, हाँ। हमें पता चल गया है। इसलिए मेरे ख्याल जो कंसर्न, अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, उनसे अब बात करते हैं कि जी आपके पास कब डेटा आता है, हाँ, और कब कौन सा आप उससे- डेटा आया, आपने हाँ। क्या किया, ये बड़ा जरूरी है ये जानना, बड़ा बिकॉज जरूरी है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं तो वी कैन नॉट जज एंड से एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे। तो ये लेकिन- ब्रेक लेना है हमने भाई, हाँ, एहसान साहब जी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, चलो छोड़ अपना, अपने दिल की पता, मुझे लगता है कि दूसरी है एलियंस। नहीं, मुझे तो लगता है हाँ सर, 7 आसमान देखें, ये तो अगर वन लाइनर देखा जाए 7 आसमान है, ठीक है, तो 7 आसमानों पर मखलूक भी है, और मखलूक तो बहुत ज्यादा है अल्लाह ने जो पैदा किया है ना, मुझे भी लगता है कि अभी आप एक्सप्लोर नहीं है किया ना। आपने, ये और बात है। दिल कहता है एलियंस हैं, ये लोग हैं, कहीं और वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, मख्फी राज जो है ना, इससे पहले आप मुझे बताएं, आप ये एआई आ गया यानी 100 साल पहले अगर आप एआई की बात करते किसी साइंटिस्ट से, या तो कहता नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा है तो ऐसा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब एआई को ही सब देख रहे हैं, तो हम जो देख रहे होते हैं, विटनेस करते हैं, उस पर हम यकीन कर लेते हैं। अल्लाह के राज जो है ना, वो तो अभी अनफोल्ड होना बाकी है बहुत सारे। बिल्कुल जी, तो एक ब्रेक के के बाद बाद मिलते हैं। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शुक्र है जी, बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं। बच्चों से पूछे भाई, बच्चों से कि कोई शुक्र है या नहीं। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे, हाँ कुछ बच्चे खुश होते हैं, और हम मुझ जैसे बच्चे, हम बहुत अभी कहते थे कैसे गुजर गए ये 2 महीने, पता ही नहीं चला, और बस फिर तो एक अजीब सा पेट में दर्द और सर में दर्द, और वो कि यार कल स्कूल जाना है। आजकल स्कूल्स आर फन, प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे इतने ख्याल करने लगे हैं, इतने मजे का उनका वहाँ माहौल होता है कि बच्चे एंजॉय करते हैं, और अगर आपके बच्चे खुश होकर वापस जा रहे हैं, इसका मतलब इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, अच्छी टीचर्स है, अच्छा माहौल है। और अगर बच्चे रोते हुए जा रहे हैं ना, इसका मतलब है थोड़ा सा नजर रखें कि स्कूल में ऐसा क्या माहौल है कि बच्चे रोते हुए वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये तो भाई investigate स्कूल्स करें। खुल गए हैं, लेकिन अटेंडेंस तो ज्यादा नहीं होगी आज, क्योंकि फ्राइडे है, मंडे से ही अटेंडेंस फुल होगी। तो हम जरा जान लेते हैं ना कि मनाजिर क्या है स्कूल्स के बाहर, बच्चे क्या कुछ रो रहे हैं, बैग लटक रहे हैं, आधी नींद आ रही है, माँ बाप भी सो रहे हैं आधे। तो अली वासे ने हमें कुछ ना ज्वाइन सड़े किया। हुए जा रहे होते हैं हाँ, ऐसे। बिल्कुल ये शक्ल बना के था। क्यों जा अली रहे हैं वासे ने वापस हमें ज्वाइन किया। हाँ जी अली, बताएं भाई कहाँ आप इस वक्त हैं, और किसी अगर स्कूल के बाहर हैं तो क्या मनाजिर आपने देखे, रोते सोते ढीले ढीले होंगे बच्चे, हंसते बिल्कुल मुस्कुराते, कैसे बच्चे जा रहे हैं स्कूल? नहीं जाना। देखें शोएब, 2 माह की जो है तवील मौसम गर्मा की छुट्टी के बाद आज स्कूल बाकायदा तौर पर खुल चुके हैं। 1 अगस्त को सरकारी तौर पर स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस वक्त सदर के एक स्कूल में मौजूद हूँ। हमने देखा कि सुबह जो बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो खुश आ रहे थे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे और एंजॉय करेंगे, स्कूल में पढ़ाई करेंगे। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो आंखें मलते हुए आ रहे थे, रोते हुए आ रहे थे। उन्हें यही कह रहे थे कि जो है वो ये जो छुट्टियां हैं अब क्यों ख़त्म हुई हैं, इसको बढ़ा दिया जाए ताकि हम एंजॉय करेंगे, अपने नानी दादी मामू खाला उनके घरों पे जाएंगे और पिकनिक एंजॉय करेंगे। जबकि वालिदैन का ये कहना था कि शुक्र है आज शुक्र कर स्कूल किया खुल हमने। गए, जान छूटी, शुक्र किया हमने। बच्चे स्कूल जाएंगे, अब तंग नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। कहीं सीवीयू जाना है, कहीं प्ले लैंड जाना है, कई फरमाइशें होती थी। वालिदैन से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि रोज़ाना नई फरमाइशें होती थी कि हमें प्ले लैंड जाना है, हमें मतलब समंदर जो हम जाना है, स्कूल से अगर पैसे हमें बचा जूडो रहे पे होते थे, कूदना घर में उसका है। डबल तो खर्चा ये हो रहा है। नहीं होगा। जी जी। नहीं भाई, मौसम भी अच्छा हो गया अब तो, ये गलत बात है। मौसम अब अच्छा हो गया जब स्कूल खुल गए। अच्छा अली, सारे स्कूल खुल गए हैं या अभी कुछ स्कूल अच्छा, बंद हैं और देखिए। लेटर खुलेंगे? देखें नादिया, अगर हम मजमूई तौर पर कराची शहर की ये बात करते हैं तो 30 से 40% कराची में स्कूल खुल चुके हैं ना। ठीक है। उसमें अटेंडेंस की अगर हम बात करें, हाजिरी की बात करें तो हाजिरी जो है वो मामूल से बहुत कम है। इसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि बेशतर स्कूल जो है वो पीर के रोज़ से 4 तारीख से खुलेंगे, जबकि आज कराची का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खुशगवार है। तो देखने में आया कि 30 से 40% स्कूल अभी खुले हैं, मगर हाजिरी बहुत कम है।
इसी तरह हमारी वालदैन से भी बात हुई है। वालदैन का यही कहना है कि आज जुम्मे का रोज़ है और जो है वो स्कूल खुला है, तो एक जानिब जो है वो देखने में आया था कि बच्चों का कोर्स है, किताबें हैं, यही यूनिफॉर्म तो, है, जूते ये हैं, जो बड़ा डिनर, एक खर्चा पड़ा है ना वालदैन के ऊपर, बैग, उसमें क्या कहते हैं आप? आपकी सोच जूते है। लेने, नए कपड़े मैंने लेने, अभी यूनिफॉर्म, बैग्स। छोटे बेटे के लिए हैं, तो मेरा आप सोच नहीं सकते कितनी महंगी एक फॉर्मल यूनिफॉर्म है जी। सिर्फ असेंबली में साल में 3 दफा उसने पहनी है। कीनू ने 12,000 की वो यूनिफॉर्म, देखिए आप। 12,000। और फिर शूज, 5 और फिर शर्टें बैग। अलग हैं, ठीक है जी, 5 शर्टों के हिसाब भी कोई वो अलग स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग है। है। तो मेरा जब बिल बना है ना 26,000 का, तो और ये ग्रेड 1 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, इस दफा स्कूल्स ने फीस भी बढ़ा दी है, 1 साल से, कुछ 2 साल से कुछ लोगों ने नहीं भी बढ़ाया था। जी। इस साल उनको लगा है कि बहुत खुशहाली आ गई है, डॉलर सस्ता हो गया है, बारिशें हो रही हैं रुपीस की, तो बहुत स्कूल्स ने ठीक ठाक फीस बढ़ा दी है। फीस भी बढ़ा दी है, बिल्कुल जी, ऐसे। तो इस ये पे कोई वालदैन से बात हुई उसके आपकी बाद अभी? फिर आप 14 तारीख को खोलेंगे, 6-7 को खोलेंगे, तो दिल में तकलीफ होती है। डिले से आप क्यों खोल रहे हैं? आपने फीस तो पूरी ली है महीने की। देखें शोएब, हमारी वालदैन से भी बात हुई है। वालदैन का ये कहना है कि अगर हम अपने वक्त के स्कूल जाते थे तो हम नॉर्मली जो है किसी भी जगह से अपना यूनिफॉर्म ले लिया करते थे, अपना कोर्स, किताबें, दीगर चीज़ें हम बआसानी ले सकते थे। मगर अब ये प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वो एक महदूद तनख्वाह के अंदर एक बंदे को अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने बच्चियों को पढ़ाना है, उसमें बड़ा इनका जो है बोझ आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है स्पेसिफिक जो भी स्कूल है वो उनका यही नोटिफिकेशन होता है कि हमारे ही स्कूल से आपने यूनिफॉर्म ले बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली, ये भी बताएं मुझे कि हम लोग वो जो बच्चे जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि वो जरा रोते हुए और आंखें मलते हुए जा रहे थे, उनका एक अट्रैक्शन पता है क्या होता है नादिया? कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन होनी है स्कूल के अंदर, तो वो जरा क्लासेस को सजाना है और ये करना है, वो मसला करना फिर है। ये आ जाता है कि जब ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो स्कूल तो छुट्टी कर देता है, कहते हैं जी आप ऑफ हैं, और फिर सेलिब्रेशन बहुत वैसे हमारे स्कूल में तो नहीं होती थी, हमारे छुट्टी तो तो जरूर पूरी- जाना होता था भाई कि भाई या एक दिन पहले फुल फ्लेज्ड आपका, या एक दिन बाद सेलिब्रेशन। नहीं, हम लोग जाते ही थे, नहीं जाते थे। नहीं, हम तो 14 अगस्त को जाते छुट्टी थे, होती मैं तो टेबलो में हमेशा पार्टिसिपेट करता था। हम अली मुझे बताएं कि क्या, हाँ, ये सेलिब्रेशंस आज आपके बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशंस होंगी 14 अगस्त की, तो क्या माहौल है इस सिलसिले में? हाँ, और होनी चाहिए। देखें शोएब, आज से जो है वो बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पे कराची में तकरीबात का आगाज़ भी हो गया है। मज़ार क़ायद पे भी एक वज़ीर आला सिंध का एक रैली का इनेकाद भी किया गया है। इसी तरह स्कूल की सतह पे जो है बाकायदा तौर पर जो है वो सेलिब्रेट का भी सिलसिला शुरू हो गया है, सजाने का। इसके साथ साथ स्कूल के जो इंतज़ामिया हैं उनका यही वालिदैन को कहना है कि जो बैजेस हैं, जो फ्लैग है, और जो जिस तरह की इन्हें टैबलोस में इनको जी, पार्टिसिपेट करना है, उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। अली, बहुत शुक्रिया, आपने Thank you. स्कूल्स आज खुले हैं, आज से, और वाला आंखों देखा हमें बताया। ज़ोएब, ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों से बात करनी चाहिए इस साल तो मस्ट, मतलब अब आप शुरू करें कि जो स्कूल्स स्पेशल प्रोग्राम्स और सेलिब्रेशन नहीं करेंगे 14 अगस्त को, उनको फाइन नहीं, बिल्कुल करना चाहिए 14 अगस्त में। हमें तो क्योंकि अपनी ये साल बड़ा सेलिब्रेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जंग हुई इस साल, हमने मिसाइल देखे, शहीद हुए हमारे बच्चे, हमारे बड़े। अब नहीं सेलिब्रेट करोगे तो कब करोगे? नहीं, भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे भाई। दिस हैज बीन अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। इस साल तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने घरों, जैसे हमारे बचपन में होता था, घर सजाएं, झंडियां लगाते थे, परचम झंडा लगाते थे लहराएं, बाकायदा। हाँ, सेलिब्रेट करें प्लीज। हमने तो बहुत सेलिब्रेट किया अपने स्कूल लाइफ, मुझे याद आ गई। हम तो हमेशा टैबलोस में पार्टिसिपेट करते थे और मुकाबला होता था। अच्छा, क्लासेस सजाई जाती थी, उनमें से जो बेस्ट क्लास होती थी घरों के लिए और दूसरे कमर्शियल एरियाज के लिए प्राइजेस रखती थी। और मैं तो कहूंगी सिंध हुकूमत को, मैं कहूंगी कि आप भी जो है प्राइजेस अनाउंस करें, सजा दें इस शहर को दोबारा स्कूल में भी, मोहल्लों में भी, हाँ, एक competition सा होना चाहिए। वी हैव सो मच टू सेलिब्रेट। वैसे हम इस शो पे भी राइज एंड शाइन भी स्पेशल शो होने जा रहा है जी, 14 अगस्त हाँ। का, याद रखिए, बड़ा हम लेकिन तैयारी कर रहे हैं उस please, सिलसिले में, तो वो सिंध मिस नहीं हुकूमत, करना आपने। मैं तो नहीं, मैंने कल दोनों से बात करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी सही। और सिंध हुकूमत से भी हम बात, कल तो खैर छुट्टी है, मंडे को करेंगे बात, मंडे को अभी टाइम है करेंगे। कि प्लीज हमें कोई प्राइजेस अनाउंस करें ताकि लोग जो है ना, एक मुकाबला होता है, मजा आता है कि जी सजाएं अपने इसको भी हम सजाएंगे, अपने सेट को भी सजाएंगे। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, राइज एंड शाइन देखते रहिए। ग्रैंड स्केल पे की वाचिंग। गुड मॉर्निंग, क्या ख्याल है? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और खुशी की खबर और कमाल खबर। बिल्कुल, पाकिस्तान और यूएस की डील हो गई है
اور یہ ٹریڈ معاہدہ سارا، اس میں ٹریڈ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر کولیبریشنز بھی ہیں. اور ابھی آج کی صبح کی خبر یہ ہے کہ 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگا ہے. ہماری جو پروڈکٹس پاکستان کی جائیں گی یو ایس میں تو ان پہ 19% ہوگا اور انڈیا کی پروڈکٹس پر 25% ہوگا. تو اس سے ہوگا یہ کہ کمپیریٹیو جب مارکیٹ میں آتی ہیں پروڈکٹس آپ کی تو وہ ظاہر ہے پرائس میں ہماری کمپیریٹیو پرائسنگ ہوگی اور پروڈکٹس میں پاکستان کی زیادہ ہماری پروڈکٹس کی وہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ دے ول بی چیپر. یہ تو انڈیا کو بہت آگ نہیں لگ گئی ہوگی اس بات. بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا کی سے تو خبریں کوئی اچھی نہیں آ رہی ہیں. 25% تو لگا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ پابندیاں اور دیگر چیزیں بھی بڑے کنسرن چکی ہیں. لگ رہی ہیں بالکل ایسے 7 کمپنیز پر اور ان کی کمپنیز کچھ بند کر دی گئی ہیں اور میرا خیال یہ ٹیسلا اور یہ ایپل اور یہ سارے ان کی مینوفیکچرنگ پہ بھی پابندی لگ گئی. ریگولیشنز بہت زیادہ انہوں نے لگا دی ہیں. تو تجارتی ڈیل پاکستان کی مکمل ہو گئی ہے. دونوں ملک اپنے اپنے تیل کے ذخائر مل کر تلاش کریں گے. یہ جو آئل ایکسپلوریشن ہے اس سے متعلق بہت بات بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گیم چینجر یہ ثابت ہوگا پاکستان کے لیے اور دیگر ممالک جو کہ جہاں آئل ہوتا ہے. اور چوتھا یہ بتایا جا ریسرچ ہو رہی ہے کہ چوتھا بڑا ملک ہے پاکستان آئل ریزروز کی اگر بات کی جائے. انکریڈیبل. اور اتنے عرصے سے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا کرنا کیا ہے تو یہ بچ گیا. اگر شروع سے ہی ایک کھدائیاں وغیرہ ہو جاتی بلینز آف ڈالرز آنے چاہیے تو امریکہ کے ساتھ مل کے ہم یہ کام میرا پتہ خواب کیا ہے کہ بس ہماری زندگیوں میں یہ قرضہ وغیرہ ختم ہو جائے. ہم نے یقین کرے اپنی ذات سے بھی میں بتاؤں کبھی ہم نے کسی کا قرضہ نہ لیا ہی نہیں کسی سے. مجھے یہ چیز اتنی خوفناک لگتی ہے نا. آپ کے اوپر قرضہ ہو, ملک کے اوپر بھی قرضہ لگتا ہے, ہمارے اوپر ہماری ذات پہ. یہ اس کو ختم کریں تاکہ پھر اس کے بعد ہی پاکستان ترقی کرے گا, ورنہ ہم قسطیں دے رہے ہوں گے اوپر کا انٹرسٹ ہی دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کا تو اتنا ویشس سرکل ہے کہ اس سے آپ نکل ہی نہیں پائیں گے. تو یہ کہ آپ کو سیلف سفیشینٹ ختم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اتنا کچھ کر کے صرف پتہ چلے ہم نے جی انٹرسٹ دیا ہے. بالکل ایسے وی وانٹ دس ٹو اینڈ. تو ہمیں جوائن کیا محمد اکمل صاحب نے جو کہ اکانومسٹ ہیں اور ہمیں بہتر طور پر بتائیں گے. اکمل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. سر سب سے پہلے کہے گا بھی 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگ گیا اور جیسے میں نے کہا کہ کمپیریٹیو پرائسنگ ہماری اب ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے. یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں تقریباً 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام دنیا کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دیا تھا ریسیپروکل. جو انڈیا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو ان کے اوپر تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ کا 50% جو ہے وہ اس نے ٹیرف عائد کیا تھا, جس کے نتیجے میں بہت ممالک کے اوپر ٹیرف لگ گیا تھا, جن میں پاکستان بھی تھا, انڈیا بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, چائنا, ویتنام, تمام کنٹریز کے اوپر تھا. پاکستان کا جو ہے وہ ٹیرف 29% تھا جو انیشلی انہوں نے رکھا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو ہے دیٹ واز 27%, بنگلہ دیش کا ہم سے بھی زیادہ تھا 47 کے اوپر تھا. ویتنام, جو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں, آپ یاد رکھیں پاکستان کی سب سے زیادہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو, وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہمارا جو ٹیکسٹائل کا جو شعبہ تھا اس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا دھچکا ہے, لیکن اب جو ہے وہ مقابلتاً جو دیگر ممالک کے ٹیرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج اور فائدے والی صورتحال اس وقت بھی ثابت ہوئی. اور اب جب ٹیرف کو کم کر دیا گیا ہے مختلف نیگوشیشنز کے بعد, تو اب پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو صرف 19% ٹیرف دے رہے ہیں, سوائے یورپی یونین کے یا برطانیہ, جاپان 15%. اچھا ہم نے یو ایس پہ کیا ٹیرف لگایا ہوا ہے صاحب؟ ہم نے کیا یو ایس پہ جو ہم نے کچھ لگایا ہے؟ دیکھیں ٹیرف کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. ٹیرف بیسکلی اٹس لائک ٹریڈ ڈیفیسٹ, یعنی جو امریکہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ممالک اس کو چیزیں بھیجتے ہیں اور جو امریکہ ان کو بھیجتا ہے تو ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے دس از کالڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ. جو جتنا بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ جس ملک کے ساتھ ہے اس کا اس نے 50% نکالا اور وہ اس ملک کا ٹیرف لگا دیا. جیسے پاکستان کے ساتھ 58% امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بن رہا تھا, ہمارے لیے تو ٹریڈ سرپلس تھا, تو اس کا اس نے 50% 29% کر کے ہمارا ٹیرف کر دیا. اسی طریقے سے انڈیا کا تقریباً جو ہے وہ 54% بن رہا تھا تو اس کو 27% کر دیا. تو سو آن اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیرف بنتا ہے اور اتنے ہم آپ کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے جو چیزیں ہمیں آپ بھیجیں گے. لیکن پھر بھی میرا سوال وہی کہ ہم نے یو ایس پہ کتنا لگایا ہوا ہے ٹیکس کو کم کرنا ہے, جو ان کی مصنوعات ہیں اس پہ کتنا, ہم نے کتنا وہاں ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ کوئی پتہ آپ کو کہ وہ کیا پرسنٹیج ہے؟ یہ ہمارے نہیں, جو ہم وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتی ہیں. جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے, جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, کسٹم ڈیوٹی ہے اور دیگر جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں, سیلز ٹیکس ہیں, وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے 18% سے لے کے
और 25%, 50% और इससे ज्यादा भी है। मसलन लग्जरी व्हीकल जो हम मंगवाते हैं उसके ऊपर और ज्यादा है। तो ये पाकिस्तान जो टैक्सेस लेता है वो आइटम टू आइटम वेरी करता है, लेकिन अब पाकिस्तान से जो चीजें वहां पे जा रही थी वहां पे 10% तो उन्होंने बेसलाइन टैरिफ रखा हुआ है हर एक मुल्क के लिए। इसके अलावा जो एडिशनल जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ 9% देना होंगे। दीगर ममालिक जैसे इंडिया का आपको पता है 25% उसको देना पड़ेगा। जो बांग्लादेश है उसको 20% जो है ना वो टैरिफ देना पड़ेगा। चाइना को 30% टैरिफ देना पड़ेगा, जो कि 145% तक ले गए थे। इसी तरीके से जो दीगर, अब इसमें हमारे भी जो फायदे वाली बात है ना वो है हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहां बिल्कुल। अच्छा, और देखिए इससे लोगों को अब तैयार हो जाएं, आपको हर कपड़े के पीछे जो टैग मिलेगा उसमें लिखा मैं होगा तो ये कहता हूँ कि फैसलाबाद की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज और दीगर हैं वो भी अब चलना चाहिए, वो जो पहले का दौर था जहाँ पर इसका फायदा उठा के यहाँ अब एक्टिवली काम होना जरूरी है। और सर इसमें देखें $87 बिलियन वो ये कह रहे हैं कि अचीवमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप की, कि अभी तक हालांकि ये एंड नहीं हुआ है लेकिन $87 बिलियन तक वो इस टैरिफ को लगा के दीगर मुल्कों पे जमा कर चुके हैं, जिससे जिस पर सिर्फ बातें नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा वो अब हम ऑयल को भी लेके चले, जो वो डील है, अब हर तरह जब भी ऐसे बड़े डील्स होते हैं तो उसमें मुल्क अपना हर मुल्क अपना फायदा देखता है। वो भी यूएस भी अपना फायदा देखेंगे, हम भी अपना फायदा हमें देखना चाहिए असूलन, लेकिन माजी में हमने बड़े खौफनाक गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिसमें हमारा नुकसान ही हुआ है। तो आप मुझे बताएं व्हाट वुड बी एन आइडियल कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो? देखिए इसमें जो है ना मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो दूंगा वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। ही इज प्लेइंग ट्रेमेंडसली, मतलब उन्होंने एक ऑलराउंडर जो है ना वो अपने आप को साबित कर दिया। जंगी मैदान में तो उन्होंने इंडिया के जो तीए पांचे किए वो तो खैर दुनिया मानती है, लेकिन आप ये देखें कि सारी दुनिया हमारे समेत हैरान है कि एक तरफ चाइना से सीपैक के ऊपर जो है ना वो माशाल्लाह कामयाब मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, यानी चाइना भी खुश है, दूसरी तरफ जो है ना अमेरिका से भी जो है वो ट्रेड डील उन्होंने ले ली। तो ये मतलब आप ये देखें कि पहले चाइना कहता था कि जी अमेरिका से जो है अमेरिका से आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, अमेरिका कहता था चाइना से दूरी इख्तियार करें, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने इस बैलेंस तरीके से चलाया है कि हम चाइना के साथ भी प्रॉपरली चल रहे हैं और अमेरिका भी देखे हमारी जो वो तारीफों के पुल बांध रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब 27 मरतबा पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में ऊंचा करार दे चुके हैं और इंडिया में जो सफे मातम इस मामले में बिछी हुई है, आप सिर्फ उनके जो आजकल और ये जो बयानात हैं और उनके सियासी और वो जो उनके वो जो मस्करे टाइप के जो एंकर्स उन्होंने रखे हुए और जो वो मेजर गौरव आर्य और फलाना ढिमकाना, आप सिर्फ उनकी चीखें सुने तो यू विल एंजॉय। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा हुकूमत की कोलैबोरेशन से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन असल सवाल फिर वही रह गया, सवाल मेरा आपसे ये था कि जब हम ये ऑयल के ऊपर जब ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट्स बनने चाहिए, तो उन्होंने हमारे जो है ऑयल रिजर्व जो हैं उसमें कोलैबोरेशन होगी यूएस की हमारे साथ, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि उसमें ऐसे क्या शराइत हमारी तरफ से होनी चाहिए, ओनरशिप किसकी होगी, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ऐसी क्या शराइत हमें जरूर डालनी चाहिए जिससे हमारी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो? दैट्स माय क्वेश्चन। जी नादिया, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब ये सारे एग्रीमेंट्स अभी तक जो है ना वो ये जो एग्रीमेंट हमारा तेल और ऑयल और मिनरल्स के हवाले से हमारी उनके साथ क्या डील हुई है उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया है कि जो कंपनीज हमारे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेंगे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कौन सी कंपनीज होगी जो हमारे यहाँ पे ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, उनको ढूंढेंगी और फिर यहाँ से माइन एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी, और उसके बाद जो भी चीजें होंगी जाहिर है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगी। जो सूबों का हिस्सा है वो सूबों को दिया जाएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और ये जाहिर है विन विन सिचुएशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जाके जो ना वो पहाड़ की या उसके नीचे कोई झील है और वहां से तेल जाके भरना है और पे करें, इसमें टाइम लग जी ये 5 इयर्स प्लान का ज़ाहिर है 5 इयर्स प्लान। अच्छा, जब हम 5 इयर्स प्लान की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो आम आदमी के इंटरेस्ट की बात यह है कि क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा मुल्क में, यानी अगर हम फोर्स ही करें इसको कि डील हो गई है और क्यों ये अच्छी डील हुई है, क्यों बेहतर है, तो इसको हम इस तरीके से खाका बना सकते हैं इसका या नहीं एक आम आदमी के? देखिए जो फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो जी मुझे फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो तो ये कल से जो टैरिफ नया आयद किया उसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा उठाना चाहिए। जहां तक बात करते हैं हम ये माइंस एंड मिनरल्स की, ऑयल प्रोडक्शन की, दीज आर अ बिट लॉन्ग टर्म प्लान्स और इनके फौरी तौर के ऊपर असरात हमारे सामने नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, 4 to 5 year मिनिमम
उसके बाद जाके आपको हमें इसके जो है वो असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिवनेस जो क्रिएट होती है ना, तो फिर लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अगर हमारी सामने हो सबके, तो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, या दीगर जो भी हमारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको आगे जब फ्यूचर नजर आ रहा होता है ना कि चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं, तो वो बड़ी खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी खुशी से पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, जिसका आपको पिछले टाइम से फुकदान नजर आ रहा था। तो अब जो है वो चीजें पॉजिटिवनेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। महंगाई में नो डाउट के वक्ती तौर के ऊपर भी हल्का सा एक आया है इम्पैक्ट। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे चला गया था, जीरो को भी तकरीबन टच कर लिया था। तो उसकी वजह से एक रूटीन का जो क्रंच उसमें आना है 5% या 6% का, वो आना है और वो आना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा ना भाई। ऐसी जब खबरें आती हैं तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को बहुत फायदा होता है। सही बात है सर, बहुत शुक्रिया आपने। सर आप थोड़ा सा जाते जाते ये बता दें कि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो बड़ी खुशहाली की खबरें, भारत को कितना नुकसान होगा इस सारे जो उनके साथ ये नंबर्स टैरिफ्स के जो हैं इतने बढ़ गए हैं, उनकी कंपनीज पे पाबंदियां लग गई हैं, तो थोड़ा उनका भी जरा बता दें क्या हाल है और आगे उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में इस वक्त तो सफ़े मातम बिछी हुई है। उनकी कल स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी 50 है, और दूसरी जो मेन उनकी बॉम्बे की स्टॉक मार्केट है वो तो तकरीबन क्रैश कर रही है। 500 पॉइंट जो है ना वो नीचे डाउन गई है। और उसके अलावा अगर आपने मजीद जो है वो उनकी चीखें सुननी है, तो वो आप कोई भी इंडियन चैनल लगा लें, आपको जो है ना माशाल्लाह ऐसी चीखें उनके मिलेंगी, और हाफिज साहब के ऐसे नगमे मिलेंगे कि आप याद। और हमें तो ज्यादा फोकस है अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकबर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बंदों का ये बताया। अच्छा, इसमें देखें ना, जब किसी भी इंटरनेट कोई भी पावर यानी सुपर पावर हो या फिर स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, वो जब आपके स्टेक्स मिल जाते हैं आपके साथ उनके, तो फिर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आनी है, क्योंकि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी गवर्नेंस का बड़ा किरदार है। आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, टैक्स रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, अपने अंदर जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें ये किए बगैर आप इसके समरात नहीं हासिल कर सकते। अगर आपने करना तो इदारा जाती रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। इतना जो शो मारता था, इतना इनको गरूर था कि जी हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, बल्कि अब उनको आने वाले वक्तों में लग रहा था कि चाइना यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे वो। और वो सिर्फ वो जो उनका 4% अमीर लोग बैठे हुए हैं जिनके पास इतना सारा पैसा, और बाकी जो गुर्बत है 95%, ये उनकी बददुआएं लगी इनको कि आप पैसा दिखा रहे हैं लेकिन लोगों का कैसे आपने खून चूस लिया। पता है, दिस इज रिमार्केबल कि इतने सालों में किस तरह इतनी बड़ी पावर भी जो है किस तरह कोलैप्स कर रही है। ये बिल्कुल पॉलिसीज की वजह से होता है कि गलत पॉलिसी। अच्छा, एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे पहली खातून ट्रेन ड्राइवर है। चीखों की आवाजें आ रही हैं वैसे, मुझे तो यहाँ तक भी आ रही हैं भारत की चीखों की आवाज। ओ हो जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बस करते हैं थोड़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद की भी आवाजें आ रही है क्योंकि पाकिस्तान जीता मैच। ब्रेक के बाद आवाज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम जो बात करने लगे हैं उसके लिए एक सवाल था जिससे मैं अपने ही सवाल से जो है ना अग्री नहीं करूंगी रिसर्च टीम्स के, कि जी बच्चियों को बचपन में गुड़ियों खेलने का शौक होता है, आजकल वैसा कोई नहीं है। कोई गुड़ियों में वो दौर गया जी बच्चियां आजकल, गुड़िया की शादी होती थी और ये होता था। बच्चियां आजकल माशाल्लाह जो है मतलब ये साइड पे थोड़ा बहुत चल जाए लेकिन बोर हो जाती हैं। वो आप चाहती हैं हम जहाज उड़ाएं भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और सारी चीजें बहुत ज्यादा में जाएं, वीडियो गेम्स खेलती हैं, टक्कर की गेम्स खेलती हैं। दे आर माशाल्लाह वेरी वेरी स्मार्ट। और अब वो वाला उस तरह हम एग्जांपल उसकी नहीं दे सकते जिस तरह माशाल्लाह हमारी देखिए क्या बिल्कुल एक नई तारीख रकम हुई है। निदा साले पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं। और आप ये समझ रही हैं कि आप मुझसे पूछ रही थी ट्रेन क्या कोई मुश्किल होगा? हाँ। भाई ये स्टेट ऑफ द आर्ट सारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे थोड़ी है। ये जदीद ट्रांजिट निज़ाम जो है उसमें ट्रेन के अंदर बड़ी चीज स्विचेस होते हैं, बड़े बटन्स होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स तो मेरे ख्याल सिंपल होती हैं जरा उसमें, और ये लेकिन ये वाली जो है मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन, सिक्योरिटी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं ये सब सीखना आपने। तो भाई हम निदा साले साहिबा ने ये कारनामा ही कहेंगे, वो पहली खातून ट्रेन ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया माशाल्लाह। ये एक बड़ी मेल डोमिनेटेड सी फील्ड है और इसमें घर वालों की परमिशन चीजें जो आपको पता है हमारे कल्चर में थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बच्चियों को सब कुछ करने देती हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनना चाह रही हूं, तो वो तो फौरन ही कह देंगे कि नहीं आई ये क्या बात करिए, ट्रेन ड्राइवर बनना चाह रही है। इट इज मोर चैलेंजिंग दिस वे आल्सो, परमिशन लेना पास किया। निदा हमारे साथ है इसमें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है निदा? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
निदा देखिए, जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं, ट्रेन उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? उड़ाने वाले को हाँ, ट्रेन उड़ती है भाई हमारी पास ट्रेन जो है वो चलाने वाले को भी जो है वो कैप्टन कहते हैं। यहाँ पर ट्रेन का एक जदीद निज़ाम है, ऑरेंज लाइन मेट्रो सिस्टम, जो बड़ी अच्छी तरह जो है वो प्रोग्रेसिवली अपने सारे माइलस्टोन अचीव कर रहा है। तो कैप्टन निदा कह के बात करेंगे हम। ओके कैप्टन निदा, तो मुझे गुड मॉर्निंग कैप्टन निदा। हाँ, ये हम आपकी Thank you, पिक्चर्स भी देख रहे हैं, तो कितना वहीं से आगाज करता है, कितना मुश्किल था? जैसे आपने सोचा, आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे ट्रेन ड्राइवर बनना है, तो कैसे लोगों ने, आपके घर वालों ने क्या कहा, भाई कोई और काम कर लो, ये क्या बात कर दी तुमने? वहां से जरा जर्नी बताइए। जी बिल्कुल, जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सेक्टर की बात करते हैं और स्पेशली ड्राइविंग की, तो औरतों को इस शोबा में नहीं समझा जाता और ये बड़ी गैर रिवायती सी जॉब थी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, तो जहाँ मैं ट्रेन डिस्पैचर, कंट्रोलर्स और ड्राइवर्स को देखती थी कि मेल वर्कर्स हैं, तो क्यों ना वहाँ फीमेल वर्कर्स पे काम करें, क्योंकि इसके पीछे सारा विजन ये था कि जहाँ हम एजुकेशन को इक्वली इंपॉर्टेंट कहते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारे सफ़र का आगाज़ इसी तरह से शुरू हुआ, और जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया तो कुछ तशवीश का इजहार तो उन्होंने भी किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो एक अच्छी जॉब की प्लेसमेंट पे थी। लेकिन इस तरह की फील्ड में आना और ट्रेन ड्राइवर जैसे जॉब को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, ये बड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग भी था। लेकिन इस सफ़र में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं यहाँ तक। निदा, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग है इसकी, और किसने आपको ट्रेनिंग दी, कितना लंबा कोर्स है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके लिए, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स? जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ्स की होती है और ये प्रॉपर जो है वो टेक्निकल सिस्टम है। इसमें प्रॉपर एक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म इंक्लूड है ऑरेंज लाइन ट्रेन में, जो एक आर्म ट्रेन या आर्म ड्राइविंग जैसी नहीं है। इसमें मुझे जो है वो सारी ट्रेनिंग जो है वो मेरी चीनी माहिरीन ने दी। उन्होंने चाइनीज़ जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह भी गाइड किया। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट की SOPs बनी होती हैं और जिनको हम डेली बेसिस पे रीड करते हैं और असेसमेंट होती है। रही बात एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की, तो जो ड्राइवर बनने के लिए भी आपके पास जो है वो IT या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब जो है वो मेट्रो सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। अच्छा, तो वैसे ये आम ख्याल है, वैसे एकदम नादिया डिसएग्री करेंगी और फौरन जो है ना मेरे ऊपर मतलब ऐसे कि ख़वातीन ड्राइवर अच्छी नहीं होती, ये आम ख्याल है और देखा भी गया, कुछ मुशाहिदे में भी ये बात आई है। मैं बात डरते डरते ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो खवातीन ड्राइवर्स कम ही होती हैं वैसे, जेंट्स ही होते हैं। मानती नहीं है इस ना, बात से एग्री करती हूँ, है ना? मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। ये एग्री कर रही निदा? हाँ देख ना, एग्री कर रही है, बिल्कुल सही, मैं इस बात से सच्चाई से एग्री एग्री कर कर रही रही हूँ कि मैंने कहा है कि जितने भी जो मेल ड्राइवर्स हैं, एक्सीडेंट तो उनकी वजह से भी ये हो सकते मेरी हैं, तो बात से ड्राइविंग agree कितनी भी ड्राइविंग कोई भी इंसान कर रहा हो, इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। और आप जो है वो तो आप ऐसे तो नहीं करती कि ट्रेन का वो देखिए, slow स्टीयरिंग चलाने में पकड़ के कोई आप बुरी आगे बात देख नहीं। रही हो हाँ। कि निकल के मैं देख लूं कि कितना गैप रह गया, कितने, ऐसे तो नहीं करती आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे है ये। नादिया ऐसे करती है, मैंने देखा नादिया को, मैं तो उधर आ रही हूँ, नादिया को ऐसे करती जिस है, पे आग मैंने लगी देखा। है। लेकिन खवातीन को इसलिए कहा जाता है कि जी ये अच्छी ड्राइवर नहीं, क्योंकि वो स्लो चलाती हैं, और स्लो चलाना भी चाहिए। कभी आपने देखा गोद में बच्चा बिठा के चला रही हो गाड़ी? कभी भी नहीं। दे आर वेरी वेरी कॉशियस ड्राइवर। स्लो इसलिए उनको कहा जाता है। ओहो, जो बाकी स्पीडिंग कर रहे हैं और फोन देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है। निदा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने ऐसे ही कह दिया, अल्फाज वापस लेता हूं। कैसी लाइन है, कितनी इसमें अच्छा एज अ करियर इसको हाँ, adapt as a करना career, बिल्कुल, हाँ, चाहिए। ये बात। इज इट वेल पेइंग ऑल्सो? फिर अब देखिए ना, लड़की के करियर में उसको फिर मैटरनिटी लीव भी चाहिए, शादी लीव भी चाहिए। तो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आपको लगता है कितना अच्छा करियर, और सैलरी के भी हिसाब से और पर्क्स वगैरह के लिए भी, तो फिर जरा और लड़कियां अट्रैक्ट हो। जी बिल्कुल, ये एक जो है वो बड़ी वेल पेड जॉब है। दूसरी बात यही मैं कहूँगी कि एक सेफ जॉब है, इसमें बहुत ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है। आप ड्राइवर जो है वो कंटिन्यूसली अंडर मॉनिटरिंग होता है, और हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जो इस सारे प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यूसली लीड कर रहा होता है। और इसमें अहम बात यह है कि ड्राइवर्स के लिए स्वैप्स, शिफ्ट जो है वो चेंज की भी परमिशंस होती हैं, जिसमें वो जो है वो अपने इसके अलावा जो है एनुअल लीव्स भी होती हैं, जिसमें वो अपने तो वो 8 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी, 6 घंटे या 8 घंटे? बिल्कुल, कितने घंटे आप? जी, ये 6 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है। और लेकिन सफर तो लंबा होता है। फिर क्या करते हैं कि जब शिफ्ट खत्म होती है, क्या वहीं आराम करते हैं? आपको जगह बनी हुई है उसमें, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो मेट्रो ट्रेन तो अंदर ही चलती है ना, अंदरून, तो वो इसलिए ये तो ऑरेंज लाइन भी तो है ना, ऑरेंज लाइन भी है। ऑरेंज लाइन तो लंबा नहीं जाती है। आपको क्या रूट्स होते हैं निदा?
जी ऑरेंज लाइन का स्टेशन 1 से स्टेशन 26 तक ये जो है वो एक रूट है और इसमें 27 जो है 26 स्टेशन हैं। जब हम स्टेशन तक 1 से 26 तक अपनी सर्विस दे देते हैं उसके बाद जो है वो प्रॉपर अच्छा, तो ये within the city है? रूट। जी विद इन द सिटी ना, जी, वही जी। बात है ना। अच्छा, सही बात है। City। मुझे बताओ निदा, इंशाल्लाह हमारे यहाँ कभी बुलेट ट्रेन कब आएगी? अच्छी अच्छी वाली प्यारी प्यारी वो पतली वाली मुनी वाली ट्रेन होती हैं, वो कब आएंगी? और उसके अंदर जी मुसाफिर भी बिल्कुल किस तरह के? सिटी टू सिटी, हाँ। मैं तो ये कहती हूँ, हैं कब आएंगी? मुसाफिरों लग पे रहा है? ध्यान नहीं जी दिया। बिल्कुल, ये जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स आगे स्टार्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी लॉन्च कर रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्द आए। अच्छा, जैसे ये भी बहुत फास्ट ट्रेन है, ये वाली जो आप चला फास्ट रही है, हैं, बहुत मेट्रो अच्छा ट्रेन और ये मास्टर ऑरेंज। स्टेशन। बहुत शुक्रिया भाई निदा, वंडरफुल निदा, आपने हमें वक्त दिया और आप हाल कायम की। बहुत से लोगों के लिए करियर खुल गया ज़ाहिर है ये लाइन भी, और आपकी कि ट्रेन ड्राइवर भी फैमिली बन सकती हैं खवातीन। और आपके पेरेंट्स को मैं कहूँगी माशाल्लाह शाबाश है कि बड़ी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। बहुत लोगों ने डिस्करेज किया होगा, अरे बच्चे की कल को शादी नहीं करनी, फिर क्या करेगी, रिश्ते नहीं आएंगे, चीज़ें ये वो, बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है हमें। तो माशाल्लाह खास मैं कहूँगी शाबाशी टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली, जिन्होंने रेजिस्ट किया, इग्नोर किया और फिर भी आपको यहाँ तक पहुँचाया। आपको यहाँ तक पहुँचाया। Excellent, और ऐसे ही देखो, माँ बाप हमें अगर चाहिए। अगर कहीं लग जाए गाड़ी तो ये नहीं कि मैं नहीं कुछ करूंगी भाई, बाजी अगर लग गई गाड़ी तो माफी मांग लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि खड़े होके कि नहीं मैंने तो नहीं मारी, तुमने मारी थी, तुम गलत आए थे, ये वाली बात नहीं करनी ये चाहिए। लड़का क्या बात कर रहा है? नहीं ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो कुछ मैं कर रहा समझ हूँ। नहीं आई कि हम कुछ और बात कर रहे हैं, हाँ, लड़का कोई मैं और वही बात कर रहे हैं। अभी तक ये मैं कल ये कार ड्राइवर लेडीज ड्राइवर्स की उसकी बात हो रही है। और फिर हाथ धो के हम तो ट्रेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये? हम ब्रेक की बात ये कर रहे मैं हैं। ब्रेक में जवाब देती हूँ, आप ब्रेक लें जरा, ट्रेन को हम यहाँ रोकते हैं। स्टेशन आ गया, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैंने तो नहीं मारा था भाई, और तुम गलत वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग जी। बस क्या रखा हुआ है आपने, बातें कितने मार्कर्स हुई। वगैरह क्यों रखे हुए आपने, क्या है ये क्या हाइलाइटर वगैरह, हाइलाइटर और ये चीज़ें, क्या बस सारे? कुछ चीजों को हाईलाइट करना पड़ता है, समझा करो। अच्छी चीज़ है। कुछ खबरों में बातें होती हैं जो उनको हाईलाइट करना होता है कि ये कहना बड़ा ज़रूरी है। मैं मॉडर्न कुड़ियाँ ते मॉर्निंग शो करन चल रही हैं और अब मॉडर्न फीलिंग भी आ रही है, जो माशाल्लाह हम इतनी खबरें अच्छी अच्छी पाकिस्तान से कनेक्टेड रिलेटेड सुन रहे हैं, तो लग भी रहा है बड़े मॉडर्न हो गए, मॉडर्न। सारी अच्छी खबरें आ रही है बिल्कुल। पाकिस्तान ने भाई 3 मैचेस की सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ और पहला T20 जीत लिया है और शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं, हारिस भी वापस आ गए हमारे। क्या बात है, लाला वी नीड यू। अब आ गए तो यहीं रहिएगा। हाँ तो हाँ, रुक जाएं फिर। ऐसा कीजिएगा कि आप यही रहे। हाँ, बस यहीं रहें। अब आपने इतना कहते हुए क्या बताओ यार। अब वो क्या सीन था, उन्होंने अच्छा मुझे था क्रिकेट हंसी का आ नहीं रही पता, तो मैं कुछ सवाल आपको मेरे लगे हैं अजीब से बचकाना, तो दैट्स फाइन क्योंकि मुझे इतना पता ही नहीं, मैं तो पहले ही कह तो रही हूँ। लेकिन क्या इन्होंने मतलब रिटायरमेंट ले ली थी, दोबारा नहीं फिर नहीं, शुरू कर रहे हैं? इनकी क्रिकेट खेल परफॉर्मेंस सकते हैं? खराब थी, परफॉर्मेंस इनकी अप टू द मार्क नहीं थी, तो इनको टीम से थोड़ा सा रेस्ट दिया गया था कि भाई ये फटीग्ड हो गए शायद, तो इनको रेस्ट मिल जाएगा, तो रेस्ट के बाद दोबारा आ गए। मुझे उसी पे हंसी आ रही है। डॉक्टर नोमान न्याज ने ज्वाइन कर लिया है, इस पर हम बात करेंगे पूरा ये जो हुआ है लेजेंड लीग और सारी चीजें, एशिया कप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, कहाँ गायब है, पहले तो ये बताएं, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक हूँ। मैं तो गुड मॉर्निंग नादिया, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल तो ठीक आई वाज वेरी मच हियर, आपने याद नहीं किया। अच्छा एनीवेज, एक तो आपको मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, शाहीन शाह अफरीदी की T20s में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो आप हम कंफ्यूज ना करें उसकी वनडे और टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस से। ठीक है। मसला ये था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सन इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी के, और शाहिद अफरीदी मेरी तरह रुकते नहीं हैं, वो बोल देते हैं। तो वो जब बोल देते हैं तो नालांग गुजरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी को। तो उन्होंने नॉट ऑन द क्रिकेटिंग मेरिट बल्कि उन्होंने पावर बेस पे हटाया था। और अगर आप ये समझते हैं कि टेम्पलेट क्रिकेट का चेंज किया गया है क्योंकि पाकिस्तान रियली वांटेड टू प्ले पॉजिटिव T20 क्रिकेट एंड मैच द वर्ल्ड, तो ये भी एक खाम ख्याली है। वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को साइड पे करना था क्योंकि कुछ शहर के लोग भी जालिम सा कुछ सानू मरन का शौक भी थी, यानी कि बाबर ने सानू अपॉर्चुनिटी मरन दी, का ज्यादा शौक सी वैसे, ये मैं आपको बताऊं। बाबर और रिजवान ने अपॉर्चुनिटी दी और इररिलेवेंट शो की T20 से, और हमने मौके का फायदा उठाते हुए चादर उनके पाँव के नीचे से सरका दी। हम तो चीख कह रहे हैं कि हमने वनडे नहीं खेलने, हमने टेस्ट नहीं खेलने, हमने खेलना है तो T20 खेलना है। तो यू कैन वेल इमेजिन, ये है जी टोटल सूरत हाल। तो नुमान भाई, ये भारत के साथ जो सूरत हाल है कि वो हम ऐसा मैच ही नहीं खेलते भाई, खेल ही नहीं रहे, खेलना चाहते नहीं, गवर्नमेंट का प्रेशर है, कि क्या चल रहा है? और आगे कौन सा साउथ एशिया कप जो है, कौन सा? एशिया कप है, एशिया कप, हाँ, उस पे क्या होगा फिर? ये दोनों नहीं, सवाल। देखिए एशिया कप में बिल्कुल होगा। आपको आज क्लियर कर दूं, परसेप्शंस अजीब होती हैं।
ایک تو یہ ذہن نشین کر لیجئے بخوبی کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ اب جو گیم ہے جو کھیل ہے وہ 5 سے 10% رہ گیا ہے, اور جو باقی اس کے انٹیل پیرافرنالیا یعنی کہ براڈ کاسٹنگ انڈسٹری ہے, میڈیا ہاؤسز ہیں, پروڈکشن ہے, اس نے اوور پاور کر لیا ہے کرکٹ کو. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ غور کرو تو کرکٹنگ کے جو براڈ کاسٹرز ہیں دنیا میں وہ ساری کرکٹ ہولڈ کرتے ہیں. ان میں ایک سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا ہے جس نے یہ ایشیا کپ کے رائٹس $170 ملین میں اٹھائے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ امبانی گروپ ہے, مکیش امبانی کا ریلائنس. اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وائیکام 18 وہ انہوں نے $5.17 ملین کا خریدا ہے امبانی گروپ نے, اور والٹ ڈزنی جو ہے وہ $8.5 بلین کا خریدا ہے, اور یہ جیو اسٹار بنایا انہوں نے ایک اپنا وہ کیا, انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں اسے یار, مرجر کیا. اب مرجر کے بعد انہوں نے جو آئی سی سی کے رائٹس ہیں وہ $3 بلین کے خریدے ہیں, $3.01 بلین, اور جو انہوں نے آئی پی ایل کے رائٹس ہیں وہ $3.05 بلین کے خریدے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کے بعد وہ یہ چاہیں گے کہ یہ اپنا ٹورنامنٹس پوسٹ پون ہو جائیں. تو اور اگر آپ پوزیشننگ دیکھیں امبانی کی ان انڈیا, وہ بگیسٹ ڈونر ہے بی جے پی کا, اور وہ گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس اور امپیکٹ کرتا ہے. اور دیٹ واز دا ریزن کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب گئے اور انڈیا جو ہے اس نے بالکل سیبوٹاج کرنا تھا ایشیا کپ. انہوں نے عمان کو, افغانستان کو, شری لنکا کو ملایا ہوا تھا. 3 اگر میجر بورڈ ووٹ کر دیتے تو یہ ٹورنامنٹ پوسٹ پون ہو جاتا. تو کیا 6 گھنٹے میں وہ جو ہے راجیو شکلا جو ہے آگے, اور بی سی سی آئی نے اٹینڈ کر لیا. اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ورچولی ایسوسیٹ ممبر ٹیم بن چکی ہے ایز کمپیئرڈ ٹو انڈیا, جو کہ فائنلسٹ تھے ورلڈ کپ کے وائٹ بال کے, ون ڈے کے, اور ورلڈ چیمپئن ہیں T20 کے. تو پھر پاکستان انڈیا کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے براڈ کاسٹر کے لیے؟ اس کا ریزن یہ تو سورنگ ریٹنگز ہوتی ہیں, جو ہے 1.3 بلین پیپل ان انڈیا اینڈ 250 ملین پیپل ان پاکستان. تو یہ جو ریٹنگز ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں انٹو کمرشل ایئر ٹائم اینڈ بزنس. ایک تو یہ, دوسرا جو کرکٹ ہے ہماری اس کی ایک وائٹ اکانومی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, پھر ایک گرے اکانومی ہے جس میں سروگیٹ ایڈورٹائزنگ آتی ہے, پھر ایک بلیک اکانومی ہے جس میں یہ فکسرز آتے ہیں اور پنٹرز آتے ہیں. اور یہ جو اکانومیز ہیں یہ سیملٹینیسلی رن ہوتی ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں نا, یہ اس وجہ سے خیر پاکستان اور انڈیا کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ پیسے کا, لیکن اگر اس سے ہٹ کے بات کی جائے, ابھی اگلا ہمارا جو ٹرائی نیشن ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ ہے, اور میرے خیال ہے یو اے ای ہے تیسری ٹیم. انڈیا دوسری طرف ٹیسٹ میچز بھی کھیل رہا ہے, انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے, آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے. تو ویسے تو کمپیریزن نعمان بھائی کوئی نہیں ہے نا, نہیں نظر آ رہا نا ہمیں تو بالکل سائڈ لائن کیا ہوا. دیکھیں نا, سائڈ لائن نہیں کیا ہوا, آپ سائڈ لائن ہوئے ہیں. اگر آپ کا ہوٹل مینجمنٹ کا ڈپلوما رکھنے والا ڈائریکٹر کرکٹ انٹرنیشنل ہوگا اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو, ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کو کہے گا ہم نے 3 ون ڈے نہیں کھیلنے, ہمیں آپ T20 کھلائیں, اور اگر آپ اپنا یہ جو آپ کا سائیکل ہے کسی نے آپ کو روکا تو نہیں تھا. زمبابوے جو ہے وہ اس سال 12 ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, اور اگر آپ جو ہے آپ کو میں کیا کہوں, اٹ از سو ایمبیرسنگ کہ جو ہے آپ آئرلینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور پھر آپ ہوپ کر رہے ہیں, آپ صرف 2 ٹیسٹ کھیل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایٹ ہوم اس سیزن میں, اور آپ پھر ہوپ کرتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ ٹیم بھی بنا لیں گے, اور آپ باتوں سے منہ کے مجاہد بن کے کہتے ہیں کہ ہم جی ورلڈ کپ جو ہے T20 2026 بھی جیت جائیں گے. اب آپ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور بنگلہ دیش میں جیسے آپ ہارے ہیں, اس کی بھی آپ سے بات نہیں ہوئی ہماری, بنگلہ دیش میں جو ہم ہارے, پرفارمنس خراب رہی. دیکھیں بات سنیں, یہ جو شفٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ماڈرن کرکٹ کھیلنی, ماڈرن کرکٹ میں سلاگر اور پاور ہٹر میں فرق ہوتا ہے. پاور ہٹر سائنٹیفک ہوتا ہے اور سلاگر جو ہے وہ ہوائی دوائی مارتا ہے. اب لو سلو شیر بنگلہ پیچز پہ جا کے وہاں پہ آپ جو ہے آنکھ اٹھا سر وداؤٹ بیلنس ہٹے مار کے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو شرم کا مقام تھا نا یار. اٹ واز اے پیڈیسٹرین پرفارمنس. پھر آپ کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے سلیکشن میں. آپ جان پوچھ کے آپ نے ابرار جو آپ کا ٹاپ لائن اسپنر ہے سفیان مقیم, اس کو بٹھا کے آپ آؤٹ سائڈ کہیں سے اٹھا کے آج اس نے پرفارم کیا ہے, محمد نواز کو لے کے آ گئے. کیوں لے کے آ گئے؟ اور صاحبزادہ فرحان کو نہیں کھلایا, صاحبزادہ فرحان کو. اور صاحبزادہ فرحان نے سب سے زیادہ رنز پوری سیریز میں کر دیے ایک میچ کھیل کے. تو آپ یو کین ویل امیجن. اور آپ کیوں اس کو نہیں کھلاتے ابرار کو یا سفیان کو؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیٹی بھائی واپس لے کے آنا جو شاداب خان ہے. تو اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے, شاہین کو اس لیے ہٹا دیں گے اس کا سسر بولتا ہے T20 نہیں کھلانا. شاہین بائی فار
is the best T20 white ball bowler in Pakistan, new ball bowler. صحیح. تو آپ یہ دیکھ لیں. تو at the end of the day نعمان بھائی ویسے ایک بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں مان لی چلے آپ کی بات, لیکن دیکھیں ٹیم کے اندر جو آپس میں ریفٹ اور وہ ساری چیزیں, یہ بھی تو یاد رکھیں نا, شاہین شاہ آفریدی کا جو کردار ٹیم میں رہا ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے تو نہیں رہا نا, یہ تو ہمارے سامنے یہ تو ہے نا. شاید چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اس پہ بھی جلدی سے بات کر لیتے ہیں. یہ پاکستان کی ٹیم جب بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا, غلط بنایا گیا تھا کیونکہ اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. پاکستان نے 19 کی کیپٹنسی کی ہوئی تھی, نہ اس کی پرسنالٹی تھی, نہ اس میں لیڈرشپ انسٹنکٹس تھی. وہ ایک بہت اچھا بیٹسمین تھا. جب آپ نے کپتان بنایا تو محمد رضوان, شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کا ایک ٹریو بنا, اور آپ کی ٹیم, اور یہ شاداب بھی ان کے ساتھ تھا. اس میں ٹیم میں جو سب سے خاصیت تھی وہ ٹورنامنٹ جیتے یا نہیں جیتے, فائنل کھیلے, کوارٹر فائنلز کھیلے, سیمی فائنل کھیلے, لیکن ان میں یونٹی تھی اور یہ کرپٹ نہیں تھے. یہ 90s کے سٹارز کی طرح انوالوڈ نہیں تھے میچ فکسنگ وغیرہ میں. تو یہ اب آپ ذہن میں رکھو کہ کرکٹ کے ارد گرد, ایون پاکستان کرکٹ کے ارد گرد, جب سے فرینچائز کرکٹ آئی ہے, جب سے پیسہ آیا ہے, کرکٹ کی بیوروکریسی انڈر دا ٹیبل بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. بابر رضوان نے جب سروگیٹ ایڈورٹائزنگ کے اگینسٹ چانس لیا اور وہ بین ہو گئی, تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یونٹی کو توڑنا ہے. کیا جواز بنتا تھا کہ آپ شاداب خان کو افغانستان کے اگینسٹ آؤٹ آف دا بلو کپتان بنا کے بھیج دیتے. آپ نے جب کپتان بنایا, انسیکیورٹیز کریپ ان ہوئی. پھر لوگوں نے کام کیا, شاہین شاہ آفریدی بھی, یس آئی اگری کہ شاہین جو ہے اس نے امیچورلی بہیو کیا, اور شاہین جو ہے ہی وینٹ اے لانگ وے ان ڈس انٹیگریٹنگ دا ٹیم. لیکن یہ مینجمنٹ کا فلیور ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا فلیور ہے. یہ پلیئر کیسے, جو میرے نیچے ایک پلیئر ہے, وہ کیسے جو ہے وہ اسٹریچ آؤٹ کرے گا, اور میں کیسے مجھے مارجنلائز کرے گا, میری اتھارٹی کو کیسے چیلنج کرے گا. نعمان بھائی, وہ آپ مجھے ایک شرٹ والا واقعہ ہوا یو کے میں اسٹیڈیم میں میچ کے دوران, یہ ہم نے کبھی سنا نہیں ایسے کہ میچ کسی بھی ٹیمز کا ہو رہا ہو, کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو, آپ کی مطلب ویورز میں کیا کہیں گے, اس میں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیکٹیٹرز جو ہیں, اس میں وہ کسی بھی ملک کی شرٹ پہن سکتے ہیں نہیں, یا ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. میں یہ ہونا خاص بڑی ہے بہت ہی, اور پولیس کا آنا اور ان کو اس طرح انٹروین کرنا, دس واز ویری اب نارمل. یا یہ نارمل ہے انگلینڈ میں کوئی لا؟ بالکل نارمل. مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن ایک چیز تو آپ کے سامنے ہے نا جی, جب سے پاکستان نے برکس نکالا انڈیا کا, اور انڈیا کی ملٹری اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مارجنلائز ہوئی ہے ڈپلومیٹکلی بھی, اور جس طرح ہم لوگوں نے اپنے امپیکٹ کو کریٹ کیا, گلوبل امپیکٹ کو, تو ایک ولگر پیٹریوٹزم نظر آتا ہے ان کے میڈیا میں بھی, اور وہ ابھی تک بالی ووڈ سے باہر نہیں آ سکے. وہ اپنے خود ہی ویو کر لیتے ہیں. اور آپ کے خیال میں یہ ریسسٹ تھا ایکٹ, یہ بالکل یہ غلط ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہ کون, مطلب کس کے خیال میں نہیں ہوگا. اور ان کو اچھا ایک نعمان بھائی, اتنا عرصہ ہو گیا, جاتے جاتے ایک سوال بتا دیں, وہ جو آپ کا شعیب اختر والا میٹر تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے یا وہ ابھی چل رہا ہے؟ I have gone to court. It is in the court now. It's in the court. ٹھیک ہے, چلیں جی. صحیح. بس یہ ذرا اچھا بس میں جاتے ہیں, یہ جو کیپٹنس میں وہی پھنسا ہوں, اور یہ جو ایشیا کپ ہے اس میں سلمان علی آغا ہی ہوگا کیپٹن, اور پھر ورلڈ کپ میں بھی سلمان علی آغا ہی ہوگا, یا سلمان علی آغا کی جگہ ہی نہیں بنتی پاکستان کی T20 ٹیم میں. آج کا اگر آپ لارڈر ہل کا میچ بھی فالو کر لیں اور ریسنٹ میچز اٹھا کے دیکھ لیں, تو سلمان علی آغا T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. He is a very good test match cricketer and a one day cricketer. He is a smart mind. مطلب کیپٹن چینج ہونے جا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں کر رہے, اور یہ انفلیکٹ کرے گا. آج اگر آپ دیکھو ٹیم کی بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سلمان کی وجہ سے. وہ آج ہارے سے اوپر آ گیا. So Salman should not be in the T20 team. ویسے you never know کہ شاہین شاہ آفریدی آپ کو کیپٹن نظر آئے, ہو سکتا ہے بھائی, کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. there is a possibility ورلڈ کپ میں. But we need very بہت good شکریہ نعمان بھائی, آپ نے وقت دیا. and training for Asia Cup. Thank you نعمان بھائی, بہت شکریہ. وہ میں نے کب شاید ریزالو بھی ہو جاتی ہے نا بہت ساری باتیں, کورٹ جاتے جاتے تک کوئی بیچ میں لوگ پڑ جاتے ہیں, تو ان کا جو بھی ڈسپیوٹ ہے وہ ذرا وہ بڑا بٹر ایپیسوڈ تھا, وہ جو آپ کو یاد, وہی والا کہہ رہی ہیں, اس کے بعد پھر وہ ان کے وہ چلا, تو وہ دونوں کا لیگل میٹر تھا. تو میں کہا شاید بیچ میں کچھ صلح صفائی ہوگی, لیکن وہ بھی کورٹ میں ہے, جو انہوں نے ڈسپیوٹ تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو آئی ریئلی ہوپ کہ چیزیں ریزالو ہو جائیں. اچھا, تو یہی یعنی ویسٹ انڈیز کے خلاف ہم نے بات کی کہ پاکستان نے, اچھا اب وہ سلمان علی آغا کی بات جو انہوں نے کی ہے نا, شاہین شاہ آفریدی واپس آ گئے. اب شاہین شاہ آفریدی کو چاہیے یہ کہ جب وہ ٹیم میں واپس آ گئے تو فوکس رکھیں کھیل کے اوپر, ٹھیک ہے, کھیل پہلے ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب کیونکہ سب کی نظریں کیا ہوتا ہے, جب بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا نادیہ, بڑے اسٹیج پر جا رہے ہوتے ہیں آپ, تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے سینئر پلیئر کہ یہاں میں لیڈ کروں ٹیم کو, کیونکہ اگر وہ ٹورنامنٹ جیت جاتے ہیں تو پھر جیسے سرفراز, آپ کو یاد ہے نا سرفراز چیمپئنز ٹرافی جو سرفراز نے جتوائی تھی,
تو اب ہر جگہ سرفراز ہو, تاریخ میں نام لکھا گیا, ٹھیک ہے. تو ہر سینئر پلیئر یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے ٹورنامنٹس میں ٹیم کو لیڈ میں کروں, اور اسی کی وجہ سے ٹیم میں یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ بیانات اور گروپنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی آگے, بہت اچھی بات ہے, حارث بھی آگے, اب جیلن کر کے ٹیم کو لے کے چلیں, اور ایشیا کپ بھی اسی کپتان کے ساتھ اگر جانا ہے تو جائیں, اور پھر ورلڈ کپ میں بھی. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ ضروری نہیں کہ اچھا کھیلنے والا اچھا کھلاڑی اچھا کیپٹن بھی ثابت ہو. جی یہ بھی بات بالکل کیونکہ اس کا ایک ٹیمپرمنٹ, ایک ایٹیٹیوڈ, ایک سرٹن ادر Strategize کرنا, لیول آف انٹیلیجنس. دوسرا ایک اور چیز بڑی آپ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تھک اسکن ہونا, کہ کوئی کچھ کہہ دے, بول دے, یہ وہ تو آپ کو فرق نہ پڑے. آپ تو یہ کوالٹیز ہونا بھی بڑا ضروری ہے. صرف لیڈرشپ کوالٹیز, بڑا اچھا پرفارم کیا, اس کو کپتان بنا دو, لیڈرشپ کوالٹیز اور چیز ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیں. اس کے ساتھ چلے بھائی شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. نادیہ اور زویب کو اجازت دیجیے, فیڈ بیک دیتے رہیے گا, رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے 365 نیوز پر. جی اللہ حافظ, اینڈ ہیو اے گریٹ ویکینڈ.